गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों की पहली क्लास है लॉ की। पहली क्लास का एजेंडा होता है इंट्रोडक्शन। एक तो आई विल गिव यू एंटायर इंट्रोडक्शन अबाउट मी, द कोर्सेज जो अपना क्लासेस है, ये कोर्स कैसा चलेगा नहीं चलेगा, सब्जेक्ट, एंड देन वी विल मूव इनसाइड द बुक। बुक के अंदर जाएंगे और एक चैप्टर भी आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज बहुत कुछ होने वाला है। तुम लोग को दिख रहा होगा पोडियम में हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंपनी। तो ये आज मैं स्टार्ट करूंगा, ये पढ़ाऊंगा भी। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात हो जाए। अभी आप लोगों को 3 बुक्स मिले होंगे, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जो बोर्ड पे दिख रहा है। दिस बुक इज फॉर CA एंड CMA बोथ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड वॉल्यूम 3 जो है वो सिर्फ CA का है। वैसे ही CMA स्टूडेंट्स के लिए भी वॉल्यूम 3 है, वो बाद में आएगा और बाद में मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जो भी कंटेंट है इट इज कॉमन सिलेबस इन CA एंड CMA, तो वो एक साथ ही होगा और ये शुरू की क्लासेस में होगा। तो हम लोगों की जो पहली अराउंड, तुम समझ लो ये बैच मेरा अंदाजा है अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 क्लासेस जाएगा। तो पहले 55 क्लासेस जो है ना वो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में रहेंगे। तुम लोग देख रहे हो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 काफी मोटा है, जबकि उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम 3 येलो वाली बुक जो है पतली है वो। ठीक है, तो अपना मैक्सिमम डिस्कशन किसमें होने वाला है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में, 55 क्लासेस ऑलमोस्ट एक साथ। एंड देन फिर जब खत्म होगा तो फिर CMA के अलग, CA के अलग, उनका वॉल्यूम 3 है, CMA को भी एक वॉल्यूम 3 मिलेगा। नाउ वॉल्यूम 1 वाली बुक में एंटर करने के पहले लेट मी जस्ट डिस्कस द सिलेबस विथ यू। एक बार सिलेबस देख लो प्लीज, मैं सब बताऊंगा, छोटी छोटी बात सब बताऊंगा। और आज क्लास में क्या होगा, अभी अराउंड 1.25 घंटे तक मैं बकबक करते जाऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, बोलते जाऊंगा नॉन स्टॉप। उसके बाद आई विल गिव यू अ ब्रेक। होपफुली आई विल आंसर ऑल योर छोटका मोटका डाउट्स इन दिस 1 hour 15 minutes। और अगर कुछ रह गया तो ब्रेक में मेरे को याद दिलाना, मैं वापस से मतलब सेकंड हाफ ऑफ द क्लास में क्लैरिफाई कर दूंगा। कोई डाउट्स नहीं होने वाले, खाली बस ध्यान सुनना। आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ CA का सिलेबस एंड CMA का सिलेबस। ओके, देखना बोर्ड पे ध्यान से। ये CA इंटरमीडिएट का सिलेबस है फॉर नवंबर 2023 एग्जामिनेशन। CA के सिलेबस में जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है वही एप्लीकेबल है, नया सिलेबस नहीं आया है। इसमें 2 पार्ट है लॉ के अंदर। पार्ट 1 आप देख सकते हो, कंपनी लॉ है 60% एंड अदर लॉज है 40%। कंपनी लॉ के अंदर ये तमाम सारे चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में, इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8 कंपनी, मेमोरेंडम आर्टिकल, कन्वर्जन, डॉक्ट्रीन, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, चार्ज रजिस्टर, जनरल मीटिंग। यहां तक जो चैप्टर्स हैं उसको हम लोग कहते हैं सेक्शन नंबर 1 से लेके 122। क्या कहते हैं, सेक्शन नंबर 1 से लेके 122। ये CA और CMA में कॉमन सिलेबस है। तो वॉल्यूम 1 वाली किताब में कवर पे ही तुम देखोगे कि लिखा हुआ है, कवर पे ही वॉल्यूम 1 वाली जो काले रंग की किताब है ना, उस पर कवर पे लिखा होगा सेक्शन 1 से लेके 122 तक। ठीक है, फिर नीचे नीचे के जो 3 चैप्टर्स है ना वो हैं 123 से 148। ये सेक्शन नंबर सिर्फ CA के सिलेबस में है, इसीलिए वॉल्यूम 3 में मिलेगा। तो वॉल्यूम 3 जो येलो रंग वाली किताब है उसमें तुम देखो लिखा होगा ये वाला सेक्शन 123 से 148। तो क्लियर हो गया ये कंपनी लॉ। ठीक है, तो यहां तक का कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 वाली किताब में और ये वाला कंपनी लॉ वॉल्यूम 3 में। फिर ये क्या है सर ये है अदर लॉज। फिर नेक्स्ट है अदर लॉज। अदर लॉज में सर 4 चैप्टर्स हैं, दिख रहा है बोर्ड पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, जनरल क्लॉजेज और इंटरप्रिटेशन। ये पहले 2 चैप्टर्स वॉल्यूम 1 में है। वॉल्यूम 1 के कवर पेज पे तुम देखो, यहां लिखा होगा सेक्शन 1 to 122, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, दिख रहा है। और जो बाद वाले 2 चैप्टर्स हैं ये वॉल्यूम 3 में होगा। तो वो येलो बुक उठाओगे ना उसमें मिलेगा, येलो बुक को उठाओगे कवर तो उसी में देखना लिखा रहेगा सामने सेक्शन 123 से 148, जनरल क्लॉजेज और इंटरप्रिटेशन। क्लियर है, सो दैट इज CA का सिलेबस। आर वी ओके विद दिस, गुड। अब एक बार मैं CMA का सिलेबस दिखा रहा हूं। CMA पेपर नंबर 5, पेपर 1 2 3 4 फाउंडेशन में होता है उनके CMA के स्टूडेंट्स के। CMA इंटर का पहला पेपर जो होता है वो लॉ का ही पेपर है, पेपर नंबर 5 BLE, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। It is divided into 4 parts. Commercial law 30%, इंडस्ट्रियल लॉ 15%, कॉर्पोरेट लॉ सबसे बड़ा है 40% और फिर है बिजनेस एथिक्स 15%। ठीक है, नाउ जो कॉमन सिलेबस है वो ये है।
ये पोर्शन कॉमन सिलेबस है सीएमए का, 1 से 122 कंपनी लॉ बहुत बड़ा पोर्शन, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगो एक्ट, तो ये वॉल्यूम 1 में, और बाकी जितने भी चैप्टर्स बचे हैं वो थोड़े छोटे हैं और वो मिलाकर सारे वॉल्यूम 3 में आएंगे, ठीक है। दैट इज सीएमए का सिलेबस। सो दीज आर द 3 बुक्स दैट हैज बीन गिवन टू यू। ये हटाता हूं। नाउ कॉपी, अभी तुम लोगों को कुछ नहीं लिखना है, जब मैं बोलूंगा तब लिखना है, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, खाली बस बोर्ड पे देखते रहो। आज अपनी फर्स्ट क्लास है, तो एक बार पहले टीचर इंट्रोडक्शन, ठीक है। माय नेम इज सिद्धार्थ अग्रवाल। मेरे पास 2 डिग्री है, सीए और सीएस। मेरी प्राइमरी डिग्री सीए की है, जिसमें मैंने आर्टिकलशिप वगैरह सब किया हुआ है, और सीएस का मेरा आर्टिकलशिप पेंडिंग है, बाकी पूरा सीएस का एग्जाम फाइनल रैंक सब हो चुका है। तो सीए सिद्धार्थ अग्रवाल, आई एम एजेड 36 ईयर्स, मैरिड विथ ट्विन बेबीज। मेरे ट्विन डॉटर्स है जो अभी 2 साल की नहीं हुई, 2 साल से कम है, ठीक है। मेरी लाइफ ऐसी रही कि आई हैव बीन थ्रू आउट एन एकेडमिशियन, मतलब मेरी पूरी लाइफ पढ़ाई के ही इर्द गिर्द घूमती है। जब मैं स्टूडेंट था आई वॉज अ टॉपर थ्रू आउट, सीएस के एग्जाम में आई वॉज रैंकर, और इवन जब मैं आज एज अ टीचर हूँ तो आज भी मतलब मैं अपने आप को नॉर्मल टीचर से कंपेयर नहीं करूँगा, बट आई एम वेरी डिफरेंट। मतलब मेरा कभी भी रुकता नहीं है, रुकना नहीं मतलब कि आई डोंट स्टिक टू एनीथिंग कि बस यही करते रहेंगे। आई ऑलवेज ट्राई टू ग्रो, और बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ और आगे कुछ नया करते जाओ, क्योंकि अगर हम लाइफ में बस एक ही चीज़ करते रहेंगे तो एक लेवल के बाद क्या होता है, वो मोनोटोनस हो जाता है और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे तुम लोग अभी ग्रोइंग स्टेज में हो, तुम ग्रो करते जा रहे हो ना, आज तुम पढ़ोगे, आने वाले 3-4 साल के अंदर इतना ज्ञान मिलेगा, फिर तुम एक दिन जॉब करने जाओगे, वहां तुम्हारी ग्रोथ होगी। तो लाइफ इज ग्रोथ, उसी में मजा आता है, वही इंटरेस्टिंग है। तो आई कॉन्स्टेंटली पुट एन एफर्ट इन टू टीचिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, आज जितनी मैं पढ़ाई करता हूँ, अगर मैं उतनी पढ़ाई काश एज अ स्टूडेंट लाइफ कर लिया होता तो और अच्छा होता, पर अब जो गया सो गया, अब तो कर ही रहे ना, बात खत्म, ठीक है। तो अकेडमिशियन लाइफस्टाइल रही है मेरी पूरी। 11-12 आई वाज इन साइंस, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस। पहले क्लासेस में जब मैं आईआईटी का नाम लिया करता था तो समझाना पड़ता था, पर अभी इतना सारा आईआईटी के ऊपर वेब सीरीज आ गया है ना कि हर स्टूडेंट समझ जाता है आईआईटी बोल रहा मतलब क्या था। तो और जब मैं एग्जाम दे रहा था आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस के, तो 6 ही आईआईटी थे, आज तो बढ़ गए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आईआईटी में मेरा नहीं हो पाया। और मैं कोई है साइंस स्ट्रीम से तुम लोग? अच्छा है, तो जो साइंस वाले वो तो समझ जाएंगे। जो लोग भी आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस के बारे में तैयारी करते हैं ना, वो 12 के बाद 1 साल का और ड्रॉप लेते हैं और फिर वापस से तैयारी करते हैं, फिर देते हैं और फिर भी नहीं होता है। मतलब मेरा वैसा ही हुआ। सो आफ्टर 12 आई अपीयर्ड फॉर आईआईटी जेईई, नहीं हुआ, फिर 1 साल का ब्रेक लिया, उसमें वापस दिया, नहीं हुआ, एंड देन आई केम टू कॉमर्स। तो ऐसा नहीं है कि माई लाइफ हैज बीन रोजी एंड रोमांटिक थ्रू आउट, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और वो होता रहेगा। जैसे होता है ना, कई बार स्टूडेंट लोग फेल हो जाते हैं, डर जाते हैं, और हमारे इर्द गिर्द तो जितने भी लोग होते हैं, वो जो सीनियर होते हैं ना हमारे, वो डराने ही बैठे रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब मैं भी ये कोर्स ज्वाइन करने वाला था सीए का, तो मेरी कजिन बहन है, उसका एक दोस्त है, मतलब मैं उससे एडवाइस मांग लिया। अब है वो 1 नंबर का फेलियर, पर मतलब क्या होता है ना, जब इंसान मतलब डाउट में होता है तो वो हर किसी की एडवाइस ले लेता है, जिससे नहीं लेना चाहिए उससे भी। तो मैंने उससे एडवाइस मांग लिया कि ये मैं सीए करना चाहता हूँ, तो वो मेरे को पहले ही डरा दिया, मतलब क्यों कर रहा है, 0.5% पासिंग रेट होता है, जो कि झूठ है, एकदम महा झूठ है, पर उसने बोला 0.5% पासिंग रेट होता है, इससे बढ़िया तुम एमबीए कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना ढिमका ऐसा ज्ञान, ठीक है। तो तुम्हारे लाइफ में भी ऐसे होंगे सीनियर जो तुमको डराएंगे, इतना डरने से नहीं होगा। मैं बता देता हूं, सीए का रिजल्ट अच्छा खासा है, इट इज क्लोज टू लाइक 20%, ठीक है। 80% नहीं होता है, पर 80% गलत स्टैटिस्टिक्स है, बिकॉज 80% में से ना तुम मान के चलो 50% तो ऐसे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं। एक होता है ना नॉन सीरियस टाइप के लोग कर लेते हैं ना, वैसे वाले, तो यार उनका तो होगा भी नहीं। तुम समझ रहे हो, आज किसी के घर में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है और वो सीए को लेके सीरियस भी नहीं है, तो कहां से होगा यार। इफ यू आर सीरियस, यू आर वर्किंग हार्ड, तो हो जाएगा। यूपीएससी नहीं है ये, जानते हो यूपीएससी, आईएएस, तो ये आईएएस नहीं है। आईएएस एक ऐसी पढ़ाई है ना, तुम सब कुछ देके भी श्योर नहीं हो सकते कि होगा कि नहीं। ये वैसा पढ़ाई तो नहीं है, ये आईआईटी जेईई भी नहीं है, ये आराम से हो जाएगा, अगर तुम एफर्ट मारोगे तो हो जाएगा। और हर किसी का होता है यार, फेल सक्सेस लगा रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो बैटल है वो तुम जीत जाओगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में आई वाज इन 2011 इन केपीएमजी। केपीएमजी इज वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स। देयर आर टॉप 4 ऑडिटिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड। एक है पीडब्ल्यूसी, दूसरा डेलॉयट। डेलॉयट का पूरा नाम कौन बोलेगा?
DHS है फुल फॉर्म, बोलो फुल फॉर्म DHS, डेलॉयट हैस्किंस एंड शेल्स। तीसरा KPMG। चौथा EY का फुल फॉर्म वो बहुत जन जानते हैं, अर्नस्ट एंड यंग। एक ऐसा बिग फोर जिसका फुल फॉर्म जो लोग नहीं जानते वो यही है। PwC का पूछोगे प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, EY अर्नस्ट एंड यंग, और डेलॉयट का तो नाम ही डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स है। KPMG का फुल फॉर्म बहुत कम जन जानते हैं, और अगर तुम कभी फ्यूचर में आर्टिकलशिप वगैरह के लिए जॉब के लिए KPMG के इंटरव्यू पे जाओगे तो मैं पहले बोल रहा हूँ फुल फॉर्म जान के जाना, वो पक्का पूछेगा बताओ फुल फॉर्म क्या है, तो वहाँ क्या बोलोगे, कानोड़िया खंडेलवाल क्या बोलोगे, मतलब ये तो मारवाड़ी फॉर्म तो है नहीं। क्लेनविल्ड पीट माविक गॉडलर, ठीक है। और ये एक दिन में नहीं बना था, ये फर्म जो बनी थी ना, ये बहुत मतलब इनका 150 साल का हिस्ट्री है। मतलब कहीं पहले KP बना, कहीं PM बना, कहीं MG बना, फिर KP PM साथ आए बना KPM, फिर कोई PMG बना, फिर वो KPM और PMG साथ आए फिर बना KPMG। तो इसका बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। तो वहाँ पे मैं 1 साल काम किया, एंड आई हैव बीन टीचिंग प्रोफेशनली मतलब विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यूअसली सिंस 2012 मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने 2010 में भी पढ़ाया था, जब मेरा रैंक आ गया था CA फाइनल में, तो उसके बाद मैंने एक बार पढ़ाना चालू किया था, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो लॉ ऑडिट तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010, और टैक्स अपना चालू हुआ था 2019 से, मतलब कोरोना के पहले ही, ठीक है। अगर मुझे पता होता कि कोरोना आने वाला है तो मैं बाद ही में चालू करता, पर पता नहीं था उससे, तो हम लोग किसी को भी नहीं पता था। मार्च में मुझे याद है, मार्च 2020 में बैच चालू हो गया था, मैं पढ़ाना चालू कर दिया था, नए बैचेस, एवरीथिंग वाज हैप्पी। अचानक से ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुआ, कोविड है, ये हो जाएगा, मर जाएंगे, और ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि लॉकडाउन भी होता है। लॉकडाउन लाइफ में एक नया ही पहला अनोखा चीज सुनने को मिला कि घर से सब्जी लेने भी नहीं निकल सकते, वैसा कुछ। तो थिंग्स हैव चेंज, सो दिस इज द एंटायर हिस्ट्री। ये मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन खत्म होता है। नाउ विल मूव ऑन टू टीचिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब कॉपी वर्क है, ठीक है, कॉपी उठा लो। कॉपी उठा लो यार। हेलो हेलो, अच्छा मैं ज़रूरी बातें बताना भूल ही जाता हूँ हमेशा। मोबाइल फ़ोन जेब के अंदर, कोई भी डिस्ट्रैक्शन का सामान सामने लेके नहीं बैठना चाहिए पढ़ते वक्त। मोबाइल देखो डिस्ट्रैक्शन तो है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल छोड़ दो, मैंने एक बार कोशिश किया था, हुआ नहीं मेरे से, ठीक है। मैं 3000 रुपये का एक सस्ता फ़ोन भी खरीद के लेके आ गया था, पर उसके बटन बहुत ख़राब होते हैं। तो मतलब यू कैंट लिव विद इट ना। इफ़ यू हैव यूज्ड अ स्मार्टफोन तो तुम सोचोगे कि तुम उस पुराने वाले ढांचे में जाओ, वो नहीं हो पाएगा, उसका बटन एकदम फालतू होता है, ठीक है। एंड मेरे को पर्सनली मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा चीज़ लगता है, बिकॉज कभी भी तुम बोर हो ना तो तुम एंटरटेन हो सकते हो, और बोर से भी ज़्यादा जब तुम डिप्रेशन, जैसे मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है, मैं मतलब डेली का ऐसा है कि आई गो इन टू डिप्रेशन साइकिल, कम बैक, गो अगेन, कम बैक, ऐसा चलते रहता है दिन में मल्टीपल टाइम्स। और तुम्हारे साथ भी होता होगा, मेरे को ऐसे मत देखो, ये तो तुम्हारे साथ भी होता होगा ना। तुम्हारा दिन ऐसा तो नहीं कि पूरा सुबह से रात तक एकदम मस्ती चल रहा है सर, ऊपर नीचे तो होता रहता है। तुम पर रास्ते में ट्रैवल करके आते हो कम्यूट वगैरह में, तो कोई ना कोई तो झगड़ा हो जाता है वहाँ पे। वो होता है ना, अपने बैग पहन के चढ़ जाते हैं बस में, और पीछे किसी को लग जाता है तो वो लड़ना चालू कर देता है, 4 गाली सुनाता है, फिर हम लोग अपना 4 देते हैं, फिर पता चलता है वो तगड़ा है, रहने दो, ठीक है। तो हो गया मूड खराब क्लास के पहले सुबह सुबह ही, तो होता ही होगा ना। तो द थिंग इज दैट कि उस टाइम पे ना मोबाइल बहुत हेल्प करता है। तुम कोई चीज़ उठा के मतलब वीडियो वॉच करना चालू कर दो तो तुम्हारा माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और थोड़ी देर बाद तुम भूल ही जाते हो किस बात का झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। तो अच्छा लगता है मोबाइल फ़ोन पर, पढ़ते वक्त नहीं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो माई फोन इज साइलेंट केप्ट अवे, वैसे ही फ़ोन एकदम साइलेंट हटा के रखो। ब्रेक दूंगा ना, ब्रेक में अपना सारा बैठ के तुमको जो जो इंपॉर्टेंट SMS व्हाट्सएप आए होंगे मोदी जी की तरफ से, वो सब तुम चेक कर सकते हो। अभी मत करना, ठीक है ना। अभी क्लास में मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, रिदम में चलता है सब कुछ। लर्निंग, ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम लिखते रहो, मैं बोलता रहूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली मैं कॉपी नोट्स क्लास में तुम्हारे सामने लिखूंगा। आज ये एक्चुअली क्लास के पहले मैंने लिख लिया था, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं हमेशा फ्रेश तुम्हारे सामने लिखता रहूंगा, हम लोग साथ साथ ही लिखेंगे। मेरी हैंड राइटिंग है एकदम पूरा ऐसे ही मैं लिखता हूँ सजा के, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट एवरीथिंग इन बुक इटसेल्फ। ओके, हर चीज बुक में ही लिखोगे, पूरा मतलब बुक के अंदर मैं एक्सटेंसिव मार्किंग करूंगा, मेरे संग संग मार्किंग करते चलोगे। 3 बुक्स है तुम्हारे पास, उसमें लिखते रहोगे। कॉपी नोट्स जो है आई विल गिव यू, कॉपी नोट्स मतलब हम लोग साथ साथ कॉपी में लिखते रहेंगे, बहुत सारे नोट्स में लिखाऊंगा। वो इसलिए जरूरी है बिकॉज लॉ के सब्जेक्ट में ना सम्स नहीं होते हैं और लिखा पढ़ी जरा सा भी नहीं होता, तो उससे क्या होता है अचानक से अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने बैठ जाए ना, कितना ही उसको ज्ञान आता हो वो लिख नहीं पाएगा, हाथ एक बार मतलब फ्रीज हो जाएगा, तो वहीं पे तुम्हारी दिक्कत चालू हो जाएगी। तो इसीलिए आई विल राइट अ लॉट ऑफ कॉपी नोट्स विथ यू, ठीक है। अच्छा, कॉपी नोट्स में ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई जादूगरी हीरा मोती डाल दूंगा, कॉपी में वही बातें होंगी जो बुक में लिखी हैं, बट इन अ डायग्राम वे, इन अ डिफरेंट वे, पढ़ने में समझने में आसान। एक तुम्हारा थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट होगा, इजी होगा, लिखना आसान हो जाएगा, लैंग्वेज पे कमांड आ जाएगा, ठीक है। बुक्स आर एग्जॉस्टिव, जो बुक्स तुमको दी गई है, जो मैंने दिखाया था अभी 3 बुक्स, थ्योरी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ है, फुल्ली सॉल्व्ड, ठीक है, फुल्ली सॉल्व्ड है, क्वेश्चन के साथ सारा आंसर वगैरह सब सॉल्यूशन मैंने डाला है, एमसीक्यू के आंसर, उसका हिंट, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। आई विल नॉट गिव यू होमवर्क कि तुम बैठ के सॉल्व करो, वो सारा सॉल्व्ड है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो इसमें थ्योरी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ है। सेकेंड, क्लास के दौरान एक ही रूल है जो हमेशा याद रखना, और ये रूल सिर्फ मेरी क्लास नहीं, हर सब्जेक्ट हर टीचर पे एप्लीकेबल है। यू वॉच ऑल द क्लासेस विथ 100% डिसिप्लिन। बात करें क्या, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 100% डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है। नंबर 1 है फोकस एंड कंसंट्रेशन। मैं जो भी बातें तुमको बोल रहा हूँ, आज पहली क्लास से इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं तुमको तरीका समझा रहा हूँ पढ़ने का। तुम लोग एक 11-12 वाली मेंटालिटी से भी निकल के आए हो। फॉर द फर्स्ट टाइम तुम इंटर लेवल क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है तुम देख रहे हो, और तुम प्रोफेशनल कोर्स के टीचर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब तक जो तुम्हारे लाइफ में टीचर्स रहे होंगे उनके पढ़ाने का अप्रोच बहुत डिफरेंट था, अब बहुत डिफरेंट होगा, पढ़ने का भी अप्रोच बहुत डिफरेंट होगा। इसीलिए आज फर्स्ट क्लास से ये सब बता रहा हूं। मैं अपने लाइफ से तुमको बता देता हूं एग्जाम्पल। आई हैव बीन अ टॉपर, कंसिस्टेंट पढ़ाई में एकदम टॉप, लेकिन मुझसे घर पे कभी होमवर्क नहीं होता था। और कुछ टीचर्स थे मेरे जिनसे मैं पढ़ा था अकाउंट्स, कॉस्ट वगैरह, उनकी आदत थी होमवर्क बांटने की, और मेरे से कभी होमवर्क हो ही नहीं पाया, घर में कभी नहीं हो पाया। मैं अगले दिन जाता क्लास के पहले, दूसरा स्टूडेंट करके रखता, उससे मैं कॉपी करता, और फिर टीचर क्लास में डिस्कस कर देता, ठीक हो गया, आंसर खत्म। तो मेरे से होमवर्क कभी नहीं होता। बट क्लासरूम के अंदर जो मेरा फोकस था, कंसंट्रेशन, वो वेरी हाई। मतलब अगर क्लास में टीचर ने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, अगर उन्होंने एक डायलॉग भी मारा है ना, तो वो डायलॉग मेरे को याद रहेगा परमानेंट एग्जाम तक। क्लास में अगर उन्होंने, टीचर ने कोई चुटकुला भी सुनाया है, मैं चुटकुले नहीं सुनाता पर दूसरे सुनाते हैं, ठीक है। मैं जिन टीचरों से पढ़ा, मुझे याद है उन्होंने क्लास में चुटकुला सुना दिया था, तो वो चुटकुला तो याद रह गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, सर क्लास में जोक सुनाते, जोक याद रह गया पर पढ़ाया क्या वो याद नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना, तुमको जोक नहीं याद रहना चाहिए, पढ़ाया हुआ याद रहना चाहिए। पर क्या है कि जोक इज वेरी इंटरेस्टिंग, जोक तो बाय कंटेंट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू ऑलवेज लाइक शेरो शायरी, ये तो सुनने में बहुत मजा आता है। मुझे याद है किसी एक सर थे, उन्होंने एक शायरी बोल दी थी, चिराग तले अंधेरा घना है, पढ़ना कहाँ मना है, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो राइमिंग वाला चीज तो सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पर आएगा तो नहीं ना एग्जाम में। एग्जाम में थोड़ा ना बोलेंगे क्लास में क्या सुनाया गया था, चुटकुला बताओ तोता मैना का, नहीं आने वाला। तो क्लास में पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे रहेगा, पढ़ाई का कंटेंट इंटरेस्टिंग, और पूरा याद कर लेना मेरे साथ। क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो जब मैं बोलूंगा याद करना है, मतलब संग संग याद करना। डोंट क्रिएट होमवर्क फॉर योर सेल्फ, सेल्फ स्टडी नहीं करना है 6 महीने तक। सपोज आज से 8 महीने बाद एग्जाम है तुम्हारा, ओके, आज से लेट्स से 8 मंथ्स के बाद तुम्हारा एग्जाम है। अभी 6 महीने तक तुम्हारी लाइफ कैसी होगी, सिर्फ तुम क्लासेस करोगे। जो लोग लाइव कर रहे हैं ऑफलाइन ऑफलाइन, जो ऑनलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन करेंगे, जैसा भी जो भी क्लास। पर अभी 6 महीने तक सिर्फ क्या करना है तुमको,
क्लासेस, नो सेल्फ स्टडी, नो सेल्फ स्टडी, ओनली क्लासेस। क्लास में ही अपना इतना 100% दे दो कि जो भी पढ़ाया जाए वो वहीं याद हो जाए, ताकि कुछ भी बैकलॉग नहीं हो। 6 महीने बाद क्या होगा, तुम लोग सब दूर चले जाओगे, तुम्हारा विदाई हो जाएगा, वो होता है ना कन्यादान, कन्यादान हो जाएगा। मतलब टीचर को मालूम नहीं, तुम अपनी जिंदगी में, टीचर अपना जिंदगी में। उस टाइम पे तुम्हारा सेल्फ स्टडी स्टार्ट होगा, तुम अपने साथ अकेले रहोगे 2 महीने तक, और 2 महीने तक तुमको रिवीजन करना है, पढ़ना है। वो सेल्फ स्टडी का टाइम है, अभी नहीं है। अभी क्लास ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। कोई एक अजीब सी बात होती है, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर दिन भर 4 क्लास करेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे? अरे क्लास में हम पढ़ाई तो कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं? क्लास में पढ़ाई तो कर रहे हैं। एक क्लासरूम के अंदर 2 घंटे में टीचर ने जो पढ़ाया, वो तुम अगर 2 घंटे सेल्फ स्टडी करते, उससे 5 गुना ज्यादा कंटेंट टीचर ने तुमको क्लास में कराया है। जो टीचर 2 घंटे में पढ़ाया, वो तुमको सेल्फ, अगर तुम अपने आप पढ़ने, रिसर्च करने, ढूंढने, समझने बैठ जाते ना, तुमको 10 घंटा लग जाता। तो क्लास में पढ़ाई तो हुआ है, इसके अलावा और क्या सेल्फ स्टडी? और कोई सेल्फ स्टडी नहीं करना है, बस 4 क्लास अटेंड करनी है, डिसिप्लिन से करनी है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है, 100%, मतलब कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाओगे। ये आज बोल रहा हूं, पर ये सवाल तुम्हारा होगा लास्ट मिनट में, एग्जाम के पहले। जब भी एग्जाम होता है, मई में, नवंबर में, एग्जाम के पहले वाले महीना, हमेशा मेरे पास फोन कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप, डाउट आना चालू हो जाएगा। सर बताओ कौन सा चैप्टर छोड़ के जाएं? अब ये इसका मैं क्या जवाब दूं? पेपर मैंने सेट किया नहीं है, किसी को पता नहीं क्या आने वाला है। तुम जिस चैप्टर को छोड़ोगे, अगर उससे ही ईजी क्वेश्चन आ गया तो, और तुम जिस चैप्टर पे बहुत विश्वास, भरोसा, दांव लगा के, बेटिंग लगा के गए, उसी पे इतना हार्ड आ गया कि तुम कर ही नहीं पाए, तो प्रोफेशनल एग्जाम है, बीकॉम नहीं है। बीकॉम में क्या होता है पता है? 10 साल का स्कैनर कर लो, तुम्हारा 70% 80% आराम से आ जाएगा। यहां नहीं है ऐसा, यहां बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, नए तरह के क्वेश्चंस आते हैं हर बार, समझ रहे हो? मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसमें सपोज 50% ऐसा होगा जो तुम बोलोगे हाँ यार ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में कराया था, पर 50% नया होगा। वो जो नए क्वेश्चंस होंगे, तुमको याद है हाँ ये टॉपिक तो पढ़ाया था, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, पर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराया था। तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। 10% तो ऐसा क्वेश्चन भी होगा जो तुम बोलोगे ये कहां से आ गया, ये किस जगह से आ गया, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं सुना, ऐसा भी होगा। प्रोफेशनल एग्जाम है, समझ रहे हो? तो कोई चैप्टर प्लीज छोड़ के नहीं जाना है। मैं हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ाने जा रहा हूं। ऐसा कभी नहीं देखोगे मेरे क्लास में कि ये चैप्टर को बहुत अच्छा पढ़ाया, अगले चैप्टर को हड़बड़ी करके करा दिया, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक हर चैप्टर को इक्वल फोकस से पढ़ने वाले हैं। आर वी क्लियर? कोई चैप्टर छोड़ने की बात मेरे सामने नहीं करना। एक सर थे, मैं पता नाम नहीं लूंगा उनका, मतलब जिनसे मैं पढ़ा था, वो क्या करते थे, मतलब अलग ही उनका एक स्वैग था, मुझे अच्छी तरह से याद है। हर क्लास में 10 मिनट वो स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। 10 मिनट क्या, प्रॉपर स्टैंड अप, कपिल शर्मा, 10 मिनट प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडी, और पूरी क्लास 3 घंटे की होती थी, हम लोग उसी लिए जाते थे। एंड मतलब यार वो आदमी अगर स्टैंड अप कॉमेडी में आ जाए ना, मैं बोल रहा हूँ कपिल शर्मा को बीट कर देगा। वो पूरा इनैक्ट करके करते थे क्लास में। अब प्रॉब्लम क्या है, शुरू की क्लासेस वाज वेरी स्लो, मतलब जो पहला 30-40 क्लास हुआ दैट वाज वेरी स्लो। एक क्लास बीत गई, उसमें पूरा 1 पेज उन्होंने पढ़ाया, ऐसा हालत। और जब बैच खत्म होने का टाइम आया ना, तब क्या सटासट, एक क्लास में 25 पेज, 30 पेज सर के ऊपर से जा रहा है। तो ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग मतलब फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक कंटेंट एकदम सही होना चाहिए। ये नहीं कि भाई पहले ढीला कर दो फिर बाद में टाइट कर दो, फिर कैसे संभलेगा वो। कुछ देखो, तुम लोग के लिए कोई भी चैप्टर टफ या इजी इस बात से डिसाइड होता है कि टीचर के लिए वो टफ या इजी है। अक्सर ऐसा होता है कि टीचर लोग को जो चैप्टर इजी लगता है ना, स्टूडेंट को भी वो इजी लगता है, ऐसा होता है। और टीचर को हार्ड लगता है, स्टूडेंट को भी हार्ड लगता है। तो अपने को क्या करना है, अपने को हर चैप्टर को इजी बना के क्लास में करना है कि एवरी चैप्टर शुड बी इजी फॉर यू, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है, एग्जाम, कि एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। तीसरा पॉइंट, एक्टिव बॉडी लैंग्वेज। दिन में 4 क्लास करोगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग 4 classes daily, or you are planning to do 4 classes daily. Some of you may have colleges and you may have 3 classes daily. ऐसा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज साथ एक प्रॉब्लम होगा कि मॉर्निंग वाले जो क्लासेस रहेंगे, जैसे 8 AM 11 AM, यू आर वेरी एक्टिव, माथा खाली है ना, सो के आए हो पूरा एकदम एनर्जी लेके, और सुबह तो तुम ठूस ठास के आए भी नहीं हो घर से, मतलब खाना तो पहला आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे खाते हो कुछ ऐसे। तो तुम्हारा माइंड बहुत एक्टिव है, तुम्हारी बॉडी बहुत एक्टिव है, तुमको सपोर्ट करिए, तुम ले रहे हो नॉलेज। हालात बिगड़ते हैं 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद जो है ना, राक्षस मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है।
सुबह का वो ब्रह्म मुहूर्त और फिर उसके बाद का वो पूरा राक्षस मुहूर्त, क्योंकि 2 बजे तक तुम 2 बार ठूंस चुके हो और 2 क्लासेस करने के बाद तुम्हारा ये डाउन हो चुका है। दिन में भले ही 24 घंटे होते हो, पर दिमाग में जो एक्टिव टाइम होता है ना, वो 8 से 9 घंटे का ही होता है, वो 24 घंटे का नहीं होता। तो 2 क्लासेस के बाद तुम्हारी ऊर्जा एकदम गिर जाती है। उस वक्त तुम क्लास करते भी हो ना, तुम लेते नहीं उतना, मतलब टीचर ने पढ़ाया 100%, तुमने लिया 50%, ये होता है। तो इसको अब क्या करें सर? एक ही उपाय है, एक्टिव। यू हैव टू बी एक्टिव एकदम। जो लोग लाइव बैच कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है, टीचर के सामने हो तो टीचर तो डांट ही देगा अगर लेट हो गए तो, लेकिन घर में तो कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो जीडी क्लास करते हैं, जीडी वाले क्लास में यानी कि ऑनलाइन क्लास में क्या दिक्कत आती है कि स्टूडेंट घर में कर रहा है और हम तो देख नहीं रहे ना उसको कैमरे से कि भाई तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। काश ऐसा होता कि लैपटॉप खोल के वो पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते एक झपकी रहते पक, पर ये तो मुमकिन नहीं है ना ऑनलाइन में। तो वहां पे सबसे ज्यादा हालात बिगड़ते हैं कि स्टूडेंट लेट जाता है, सो जाता है, वो सब नहीं। यू बी एक्टिव और कोशिश करो कि जो भी मैं बोलूं या लिखाऊं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाओ। जब लिखना है पूरा तरह लिखना है, बोलना है साथ साथ में बोल बोल के याद करना है, तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत हेल्प करेगा। कई स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को हमेशा ये बार बार बोलते थे सर इवनिंग बैच लो, 2 बजे का बैच लो। मैं राक्षस मुहूर्त में क्लास नहीं लूंगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। अभी पिछले बैच में ही मैंने ऑडिट का बैच जो है ना शाम को पढ़ाया था, मैं तो एकदम मतलब पूरा एनर्जी डाल के चिल्ला चिल्ला के चढ़ चढ़ के पढ़ा रहा हूं, पर स्टूडेंट तो थक चुका है ना, वो 3 क्लास झेल के आया है शाम को मेरे पास, 3 क्लास ऑलरेडी वो झेल चुका है। अब उसको मैं कैसे जगाऊं, वो भी थ्योरी में। ऑडिट तो तुम मतलब अभी जानते नहीं हो शायद, जब जानोगे तब पता चलेगा, इतना हार्डकोर थ्योरी होता है ऑडिट कि वहां पे एक तो वो सब्जेक्ट ऐसा, ऊपर से तुम एकदम थके हुए मरे हुए, और रात को पढ़ाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए बेस्ट टाइम पढ़ने का जो थ्योरी है वो है मॉर्निंग 8, 11, ये सब स्लॉट्स एकदम बेस्ट होते हैं, ठीक है। स्टेशनरी, एक स्टेशनरी बॉक्स अपने साथ रखोगे प्लीज, जैसे स्कूल में रखा करते थे ना पेंसिल बॉक्स, वैसे पाउच रख लो। मैं आज भी आई कैरी द स्टेशनरी पाउचेस विथ मी, ठीक है। क्या क्या स्टेशनरी आपको रखनी है? रेड जेल पेन, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। मैं जब भी बुक में लिखता हूं ना, मैं मैक्सिमम टाइम रेड पेन यूज करता हूं। क्या होता है कि रेड पेन बहुत ज्यादा खिल के दिखता है। तुम में से कुछ जन जानते होंगे कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड एकदम खिल के दिखता है, आंख में जाता है, हाथ का लिखा हुआ नोट्स और याद हो जाता है। तो मेरा फेवरेट रेड है। यू विल कैरी 3 पेन्स विद यू, रेड, ब्लू, ब्लैक। हाइलाइटर अपने साथ 2-3 कलर का रखना। मैं कलर्स बता देता हूं, यहां मैंने लिखा नहीं है। आज फर्स्ट क्लास है इसीलिए ये सब चर्चाएं हो रही हैं, बाद में कभी इन सब का मौका मिलेगा नहीं मुझे बताने के लिए, इसीलिए आज तुम पढ़ना स्टार्ट किए, आज ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। हाइलाइटर अपने साथ 2 कलर्स का रखना। मैं बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं मैक्सिमम टाइम डोंट हाईलाइट, ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। बट जब तुम कॉपी पे ग्रीन कलर का जो हाइलाइटर आता है ना, वो बहुत डार्क होता है। आईपैड का ग्रीन कलर अलग है, ये तो आईपैड पे कर रहा हूँ ना मैं यार, तो इसमें तो मैं कलर वेरिएशन कर सकता हूँ। तुमको जो ग्रीन कलर का हाइलाइटर मिला, तुम तो उसका कलर वेरिएशन कर नहीं सकते, वो बहुत डीप होता है, तो वो नहीं यूज करना चाहिए। येलो इसलिए नहीं क्योंकि येलो समय के साथ साथ, तुमको तो 8 महीने पढ़ना है, वो कॉपी बुक में जहां हाईलाइट का फेड हो जाएगा, वो व्हाइट के साथ मिक्स हो जाएगा। तो बेस्ट है पिंक और ऑरेंज हाइलाइटर। मैं हमेशा वही अपने साथ बहुत सारा कैरी करता हूँ। पोस्टिट एक स्टिकर टाइप का होता है। जैसे मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमने 15 पेज आज पढ़ा है, तो तुम 15 पेज जहां खत्म हुआ वहां पे एक पोस्टिट लगा दो, ताकि अगले दिन जब तुम पढ़ो तो सीधा तुम 16वें पेज से स्टार्ट करो। तो पोस्टिट ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है कि हम कहां तक पढ़े, फिर आगे कहां जाना है। एंड वाइटनर हो सके तो प्लीज, क्योंकि मेरे नोट्स बहुत साफ सुथरे से होते हैं। तुम देखो कहीं भी घिंचा मिची है क्या? या सवेरे वाले बैच में मैंने लिखा था, सवेरे बैच में ही जो लाइव बैच था उसी में सामने मैंने ये लिखा था। ये देख रहे हो मेरी हैंडराइटिंग, तुम पूरा क्लैरिटी के साथ। ये बात तुमको आज फर्स्ट डे में बता देता हूं, तुम बाद में पूछोगे। हैंडराइटिंग से तुम्हारा मार्क्स कम से कम 15 to 20 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा एग्जाम में। हैंडराइटिंग प्लस लेजिबिलिटी। अब हैंडराइटिंग का मतलब तो तुम अपना रातों रात चेंज नहीं कर सकते। जो हैंडराइटिंग तुम्हारी बन गई है, तुम्हारे 18 साल की प्रैक्टिस से वो बन गई है, लेकिन लेजिबल कम से कम हो। लेजिबल का मतलब होता है क्लीन। लेजिबल मतलब क्या? क्लीन, पढ़ते ही सामने वाले को क्लियर हो जाए।
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गंदी हैंडराइटिंग के चक्कर में उनके नंबर नहीं आते। योर फर्स्ट इंप्रेशन बिफोर द एग्जामिनर इज योर हैंडराइटिंग। वो नहीं जानता तुम कौन हो, तुम्हारा नाम तक नहीं लिखा होगा। जो आंसर शीट तुम देख के आओगे ना, उसमें तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ नहीं रहता। उसको नहीं पता ये स्टूडेंट कौन है, कहाँ का है, कैसा है, लड़का है कि लड़की, उसको कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ हैंडराइटिंग देखता है, एंड दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। तो प्लीज नोट्स एकदम सुंदर से अपने बनाएंगे कॉपी में, ठीक है। 4 नंबर 2 टाइम्स रिविजन। 2 टाइम्स रिविजन अब मैं बता देता हूं। जैसे आज सपोज तुमने सुबह से लेकर रात तक 4 क्लासेस अटेंड किया, ठीक है। 4 क्लास करने के बाद जब तुम घर पहुंचोगे, अपने आप को 1.5 आवर्स का टाइम देना सोने के पहले। सोने के पहले कोई भी टीचर 2 घंटे तक जो भी पढ़ाया है ना, वो तुमको रिवाइज करने में 20 मिनट्स लगेगा। ओके, तो सपोज तुमने 4 क्लास किए दिन में और तुम उसको रिवाइज कर लोगे, आज का पढ़ाया हुआ अगर आज ही रिवाइज करोगे ना तो 20 मिनट में हो जाएगा। तो 20 मिनट इंटू 4 कितना हुआ? 80 मिनट्स। 80 मिनट्स के अंदर जब तुम आज का पढ़ाया हुआ रिवाइज करके सोचोगे ना, तुमको सपने भी उसी के आएंगे। वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहेगा, मेमोरी कनेक्शंस फॉर्म करता रहेगा। समझ रहे हो? लॉन्ग टाइम याद रहेगा, एकदम लॉन्ग टाइम। और दूसरा क्या करना है तुमको, एक तो फर्स्ट रिवीजन कब होगा? क्लास के बाद रात को। सेकंड रिवीजन कब? जब तुम क्लास अटेंड करते हो। जैसे आज तुम मेरे पास यहाँ क्लास अटेंड करने आए, 11 बजे मेरी क्लास चालू हुई, उसके पहले आधे घंटे का समय या तो तुम कहीं रास्ते में ट्रैवल कर रहे थे या क्लास में आके वेट कर रहे थे, व्हाटएवर, उस दौरान तुम रिवीजन कर सकते हो। उस दौरान तुमको सिर्फ 15 मिनट लगेगा। मैं जो भी पिछले दिन पढ़ाऊंगा, अगर तुम वो रात को ऑलरेडी रिवाइज करके सोए हो तो अगले दिन क्लास के पहले तुमको मुश्किल से 15 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, पर तुम्हारा सॉलिड रिवीजन होगा। इसको बोलते हैं 2 टाइम्स रिवीजन। 2 क्लासेस के बीच में कितनी बार रिवीजन हो गया? 2 बार। परमानेंट याद हो जाएगा, कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं। लास्ट, ये तुमको नहीं करना, ये मुझे करना है। आई विल गिव यू अ कॉम्पैक्ट बुक लेटर, ठीक है। अभी तुम लोगों को सारे रेगुलर बुक्स मिल चुके हैं मेरे। 3 बुक मैंने दिखाया था, मिल गया। कॉम्पैक्ट बुक बाद में आएगा 1-2 महीने बाद, तब मैं तुम लोग कॉम्पैक्ट बुक दूंगा। कॉम्पैक्ट बुक से आई विल बी डूइंग रिवीजन एंड मैराथन क्लासेस विच विल गो ऑन यूट्यूब ऑल्सो। ओके, तो वो तुमको सपोर्ट के लिए मेरा हमेशा रहेगा। ये होता है ना सर क्लास खत्म हो गया, बैच खत्म हो गया, सर से दूर हो गए, तो वो कनेक्शन अपना बना रहेगा, ठीक है। दैट वाज लर्निंग पेडागोजी। हटाते हैं इसको। नाउ वी कम टू द बुक। खत्म, इंट्रोडक्शन वगैरह खत्म हो गया। हाँ, क्लासेस के बारे में 2-4 बातें बता देता हूँ। मेरे क्लास में एक 20 मिनट 10 मिनट का ब्रेक होता है। 2.5 घंटे की ग्रॉस टाइम है, पर रिकॉर्डेड टाइम जो आएगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। 10 मिनट का बीच में ब्रेक रहेगा। ब्रेक में एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, वो बैठ जाते हैं। मतलब ब्रेक हुआ, बैठ गए, बस। ऐसा ना करो। ब्रेक जब भी मिले प्लीज मूव आउट। वॉशरूम जा सकते हो, नीचे जा सकते हो चाय पीने के लिए, अगर तुम घर से कुछ खाना लेके आए हो खाना खा सकते हो, स्नैक्स, चिप्स, बिस्कुट। जैसे ही तुम थोड़ा मूवमेंट करोगे ना, तुम्हारा वो जो माइंड है फिर से एकदम रिचार्ज हो जाएगा। अब 1.25 घंटे तक मैं लग लग बोलते जाऊंगा, थक जाओगे सुनते सुनते भी ना, तो ब्रेन डाउन हो जाता है। तो ब्रेक से क्या होगा? ब्रेन रिचार्ज हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 1 आवर। आर यू ओके विद दिस? तो ब्रेक पे प्लीज ब्रेक को यूज करना अच्छी तरह से, बैठे मत रहना मूर्ति की तरह, ठीक है। तुम शिवलिंग नहीं हो, हिल लेना। Contents. Come to contents. स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉपर कंटेंट्स में आ रहे हैं। ये पहला 2 टॉपिक सेल्फ रीड है। लिखो लिखो। हम लोग का पढ़ना स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, क्लियर है सबों को? ओके, वो पहला 2 सेल्फ रीड है, मतलब कोर्स डिटेल्स एंड वो क्या लिखा है, आंसर राइटिंग, वो सब मैंने मेरा ही लिखा हुआ है, तुम बाद में कभी भी पढ़ सकते हो। ओके, मैं यहां से चालू करूंगा। ये देखो इधर, डोंट हाईलाइट, डोंट हाईलाइट। ये क्या हेडिंग है? कंपनी लॉ, सेक्शन 1 to कितने चैप्टर्स हैं सर? 17 चैप्टर्स हैं। फिर अगले पेज में देखो क्या स्टार्ट हो रहा है, अदर लॉज। कितने चैप्टर हैं? ऐसे तो 2 ही हैं, पर उसको तोड़ के कितना बनाया हुआ है? 6। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 चैप्टर, 21, 22, 23। फिर ये क्या नाम है? नेगोशिएबल
3 चैप्टर, 3 पार्ट में तोड़ दिया, बड़ा चैप्टर है ना, इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स याद करने के लिए कि रेफरेंस के लिए? रेफरेंस। ओके, मैं बता देता हूं, सबको लिख लो मेरे साथ। टीच का मतलब मैं वो पढ़ाऊंगा और वो इम्पॉर्टेंट है और तुम लोग भी एग्जाम के लिए पढ़ के जाओगे। रेफरेंस का मतलब है वो सिर्फ देखने के लिए, रेफर करने के लिए, याद करने के लिए नहीं है। हेलो, ठीक है, लिखना हो गया, बंद कर दूं इसको? आओ इस पेज पर, टर्न करो पेजेस, देखो क्या पेज नंबर है इसका, इस पे आओ। पहुंच गए सब कोई? कंपनी लॉ बेसिक्स, यहां से आज अपना डिस्कशन अभी पढ़ना स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पेज में ये है क्या सबके पास? ठीक है, लिखो। दिस चैप्टर इज फॉर रेफरेंस, मतलब ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना लॉ में दिक्कत आती है, तो पहले से पढ़ा हुआ रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, पर ये एग्जाम के लिए नहीं है, तो इट इज़ फॉर रेफरेंस। अब देखो मैंने ये मार्क किया यहाँ पे, नंबर 1 मार्क करो ऐसे, नंबर 1 सर्कल हाईलाइट, नंबर 2 ठीक है, नंबर 3 आगे, फोर 5 टर्न करें, सिक्स 7 ऊपर कर दूं मैं? तुम अगर हाईलाइट नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, बस नंबर करके सर्कल कर लो, ठीक है। तो टोटल मैं बेसिक्स के अंदर तुम्हारे साथ 10 टॉपिक्स अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नोट्स दिख रहा है तुमको? टोटल कितने पेजेस का है सर? 5 पेजेस, भाई 5-6 पेजेस और क्या। यहाँ पहला कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट हो रहा है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसमें से कुछ चीज़ें तुम पहले से जानते होगे, पर मैक्सिमम सारा नहीं जानते होगे, वो सारा अभी एक बार ब्रशअप होने जा रहा है, क्लियर हो जाएगा। हेडिंग क्या है? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ और कंपनीज एक्ट में फर्क होता है, जैसे फैमिली एंड अ मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली बड़ी चीज है, मेंबर, यू आर फैमिली और जस्ट अ मेंबर ऑफ द फैमिली,
और तुम्हारे परिवार में और भी तो होंगे, मम्मी पापा भाई बहन फलाना ढिमका होंगे ना, तो यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। वैसे कंपनीज एक्ट इज अ पार्ट ऑफ कंपनी लॉ। जब हम कंपनी लॉ बोलते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? नंबर 1 सर एक्ट आएगा, नंबर 1 लिखो। अरे बोर्ड पे मैं जो भी लिखूं तुमको लिखना है। नंबर 1 एक्ट आएगा, एक्ट का नाम बोलो, देख के बोलो। डोंट हाईलाइट, डोंट हाईलाइट। क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट। अच्छा, मैक्सिमम टाइम जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा तुम भी मेरे साथ लिखना, हाईलाइट करना। पर कभी कभी मैं केवल पढ़ा एक बार दिखाने के लिए हाईलाइट करता हूं, तब मैं मना कर देता हूं मत करो, तो वो मत करना, ठीक है? तो खाली दिखाने के लिए। एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2000। कोई बता सकता है कि 2013 के पहले वाला जो कंपनीज एक्ट था उसका साल क्या था? 19 और उसके पहले 1956, सही बोला। उसके पहले 1913, एग्जैक्टली। ये 2013 है, 100 साल पहले भी बना था 1913। उसके पहले याद नहीं है, मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है? कंपनी तो हमेशा से रहा है। कंपनीज बननी कब से स्टार्ट हुई थी? 1800 समथिंग से ना, तो तब से कोई ना कोई टाइप का कंपनी लॉ चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा है? 2013 वाला, ठीक है? कंपनीज एक्ट कहां पर पास हुआ है? अंडरलाइन। India is a federal government structure, means we have two types of government, central government and state government, correct? सेंट्रल गवर्नमेंट कानून कहां बनाता है? पार्लियामेंट में। अभी नया पार्लियामेंट बना है ना। और स्टेट गवर्नमेंट कानून कहां बनाता है? बोलो। स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसको विधानसभा या विधान परिषद भी कहते हैं, ठीक है? तो हमारे सिलेबस में जितना भी कानून है वो सब सेंट्रल है, हमारे सिलेबस में स्टेट लॉ नहीं है। यार हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो स्टेट की पढ़ाई है कि पूरे भारत की पढ़ाई है? स्टूडेंट चाहे तमिलनाडु में बैठा है, चाहे झारखंड में बैठा है, चाहे दिल्ली में बैठा है, चाहे मुंबई में बैठा है, सेम एग्जाम पेपर आएगा। तो स्टेट लॉस तो सिलेबस में हो ही नहीं सकते। सिलेबस हमारे कौन से लॉस हैं? सेंट्रल लॉस। तो ये सेंट्रल लॉ है, तो कहां पास हुआ है? पार्लियामेंट। अगर इसमें संशोधन करना है, मतलब अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट चेंज, तो अप्रूवल कहां होगा? दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए कंपनीज एक्ट में जब जब अमेंडमेंट हुए हैं ना, तब तब बहुत टाइम डिले हुआ है, बहुत। क्योंकि पहला बात तो आप समझो, हमारे देश में जितने भी एमपी का फुल फॉर्म मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो सब दिल्ली में बैठे रहते हैं कि अपने अपने इलाके में, अपने अपने इलाके में। तो पार्लियामेंट साल में बीच बीच में सेशन में लगता है, उसको अपने बोलते हैं पार्लियामेंट इन सेशन। तो जब पार्लियामेंट सेशन में लगता है तब सारे देश के जो एमपीज है वो उड़ के जाते हैं कहां पे? दिल्ली। और वहां पे जब वो लोग बैठते हैं तो आपको क्या लगता है, वो बिल पास करने बैठे हैं कि लड़ने झगड़ने बैठे हैं? उनका अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। जो रूलिंग पार्टी अपना तारीफ करेगा, देखो कौवा घास खा रहा है, ठीक है? और जो अपोजिशन है वो बुराई करेगा, अरे कौवा काला हो गया, ठीक है, घास खा के। तो यही चलता है उनका, बिल पास करना, अप्रूवल करना, दैट्स लाइक अ वेरी 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 लेंदी प्रोसेस। कंपनीज एक्ट 2013 में कई बार अमेंडमेंट आए, 2015, 2017, 2019, 2020, बार बार चेंजेस, पर लटक लटक के हुआ, ठीक है? सबसे पहले बिल बनता है। क्या बनता है? बिल। फिर वो बिल पार्लियामेंट में पेश होता है, वो लोकसभा में अप्रूव होता है, फिर राज्यसभा अप्रूव होता है, फिर हमारे प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं। प्रेसिडेंट जब साइन करते हैं, इट बिकम्स एन एक्ट। कौन बताएगा ऑर्डिनेंस क्या होता है? नाम सुना है कि मैं गलत बोल दिया? ऑर्डिनेंस, जैसे कई बार ऐसा होता है, कोरोना आया था बीच में 2020 में, बवाल वाला, लॉकडाउन लग गया था सब जगह, मिलना बंद, बातचीत बंद, पार्लियामेंट्स बंद। उस दौरान क्या हुआ कि इनको कंपनीज एक्ट में संशोधन करना था, जरूरी, अर्जेंट, ठीक है? तो कैसे अमेंडमेंट करें? दिक्कत है। कई बार ऐसा होता है जब अर्जेंट सिचुएशन होता है ना, तो हम लोग प्रोसेस को ओवरराइड कर देते हैं। मतलब लोकसभा में बिल नहीं जाएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा, सीधा कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें अप्रूव होगा और प्रेसिडेंट को बोला जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। एक ऑर्डिनेंस परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन किया, अर्जेंट एक बार ले आए देश में, फिर जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन लगेगा उसमें लोकसभा राज्यसभा में वो अप्रूव हो जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा? एक्ट। तब क्या बन जाएगा? एक्ट। और अगर लोकसभा राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया तो बिल नहीं, तो ड्रॉप हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो गया तो ड्रॉप हो जाएगा। जरूरी थोड़ा ना कि हर कानून पास ही हो, ड्रॉप भी तो हो सकता है, ड्रॉप हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ऑर्डिनेंस भी एक तरह का एक्ट ही होता है। ऑर्डिनेंस टेम्पररी सिचुएशंस में आता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता। आर वी ओके?
एक्ट के नीचे होता है, क्या लिखा है मैंने, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या आता है, एक्ट को छोड़ के जो भी बोलोगे ना सब, रूल्स, क्या बोला मैंने, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ठीक है, एटसेट्रा, ये सबको क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट टू हुम, टू द एक्ट। ये सब औकात में एक्ट के नीचे हैं, ये एक्ट को सपोर्ट करते हैं, एक्ट को ओवरराइड नहीं करते, इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। समझ में आ रहा है, रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, इन सबों को क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहां पास होता है, पार्लियामेंट में, नो। लिखो, कंपनी लॉ है ना, तो कंपनी लॉ के लिए अलग से एक मंत्रालय है जिसका नाम क्या है, MCA, फुल फॉर्म, एग्जैक्टली। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ये लोग लेके आते हैं, और इसमें चेंज करना बहुत आसान है। अगर आपको रूल्स में चेंज करना है, वो MCA एक नोटिफिकेशन लगेगा, चेंज, कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। रूल्स में तो सर न जाने कितनी बार चेंजेस आए हैं, कितनी बार चेंजेस आए हैं, ठीक है, और वो चेंज करना बहुत आसान होता है, वेरी सिंपल प्रोसीजर, MCA नोटिफिकेशन लेके आएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग को मैं याद दिलाना चाहूंगा 2020 में, तुमको होश तो है ही, 2020 में क्या हो रही थी दुनिया में, AGM नाम सुने हो, मतलब मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, समझते हो। तो 2020 में तो लॉकडाउन था, मीटिंग्स तो हो नहीं सकते थे, तो MCA ने तुरंत एक सर्कुलर निकाला, बोला कि जो भी मीटिंग्स है वो आप ऑडियो विजुअल मीन से कर लो, मतलब वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप कर लो, तो वैसे ही हुआ था, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब में चेंज करना बहुत आसान होता है। नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट को अपने क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र, इस तरह का लोगो बनाया हुआ रहता है, ठीक है, द गैजेट ऑफ इंडिया। स्पेलिंग देखो तो, अच्छा मैं घड़ी पहना हुआ हूं यहाँ पे, इसको भी गैजेट बोलते हैं, इसका स्पेलिंग क्या है, हाँ अलग है ना, हाँ ये अलग चीज है, मोबाइल भी गैजेट है, उसका स्पेलिंग अलग है, ये क्या है, गैजेट, ठीक है, GAZET, गैजेट ऑफ इंडिया। सर तीसरा क्या है, ये केस लॉ क्या होता है, कई बार कानून के अंदर जो बातें होती हैं वो थोड़ी गड़बड़ होती हैं, क्लियर नहीं होती है, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाते हो, जो कोर्ट है वो फैसला देता है कि अच्छा इस लाइन का मतलब ये माना जाएगा, ना तुम्हारी ना मेरी, जो बोलेगा कौन, कोर्ट, कोर्ट बोलेगा वही माना जाएगा। तो कोर्ट जो जजमेंट दे देता है, दैट बिकम्स अ केस लॉ, उसको क्या बोलते हैं, ये कानून किसने बनाया, कोर्ट केस ने, इसे केस लॉ। लिख लो अभी, मतलब बाद में बताऊंगा। ठीक है, डिसीजंस ऑफ कोर्ट ऑब्लिक ट्राइब्यूनल, इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रिब्यूनल नहीं है, ट्राइब्यूनल है, क्या है, ट्राइब्यूनल, ओके। केस लॉ हेल्प्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ये भी मैं सिखाऊंगा बाद में, अभी तुरंत नहीं, ओके। सो अब एक बार थोड़ा सा अपने को अभी रट्टा करना है, रुक के मैं तुम लोग से सवाल पूछूंगा, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट एंड रिप्लाई टू मी। कंपनी लॉ के अंदर, डायग्राम को देखिए, कंपनी लॉ के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, 1 2 या 3? नंबर 1, खाली बस ये वाला 1 2 3 बोला मेरे को, नंबर 1, नंबर 2 सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, नंबर 3 बस। सर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या आता है, सर सब कुछ, एक्ट के नीचे जो जो है सब, रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, फलाना ढिमका सब। अच्छा ऑर्डिनेंस की औकात क्या है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑर्डिनेंस की औकात क्या है, इज इट इक्विवेलेंट टू एक्ट और इज इट इक्विवेलेंट टू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? एक्ट। ऑर्डिनेंस की औकात क्या है, एक्ट। सर बार बार बोल रहे हैं ऑर्डिनेंस की औकात एक्ट जैसी है, ऑर्डिनेंस जो होता है वो सबऑर्डिनेट नहीं होता। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं हो पाया बिकॉज पार्लियामेंट सेशन नहीं था, अर्जेंट था कानून लाना, तो प्रेसिडेंट ने कैबिनेट के बोले पे साइन करके दे दिया, तो उसकी औकात किसके बराबर है, प्रेसिडेंट। क्या साइन करते हैं, एक्ट, समझे। ऑर्डिनेंस कौन साइन करता है, प्रेसिडेंट, तो औकात एक्ट के बराबर है, समझे। ऑर्डिनेंस इज नॉट इशूड बाय MCA, MCA ऑर्डिनेंस इशू करेगा, कौन इशू कर रहा है, प्रेसिडेंट, तो ऑर्डिनेंस की औकात किसके बराबर है। आर वी ओके विद दिस?
नीचे आओ, नंबर 2 लिखो। शेयर होल्डर के ना, शेयर होल्डर तो समझते हो, उसमें क्या बोलना मेरे को। शेयर होल्डर के 3 प्रकार के नाम फेमस है, 3 प्रकार के नाम। कभी हम शेयर होल्डर को कहते हैं सब्सक्राइबर, कभी हम कहते हैं मेंबर, और कभी हम कहते हैं ऑल ऑफ यू विल एग्री विथ मी कि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, है ना। सेपरेट पर्सन तो है कानून की नजरों में, भले वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। अच्छा, हम लोग सब जो यहां बैठे हैं, हम कौन है? नेचुरल पर्सन। हम सब क्या है? हार्ड मास के नेचुरल पर्सन, टच, ओके। और कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, पर है तो पर्सन। कंपनी का पैन नंबर अलग होता है, कंपनी का जीएसटी नंबर अलग होता है, कंपनी का सारा कॉन्ट्रैक्ट्स डॉक्यूमेंट सब अलग होता है। ये तो समझ में आ रहा है। कंपनी का एक लाइफ होता है, लाइफ, द लाइफ इज बिटवीन द लाइफ इज बिटवीन इनकॉर्पोरेशन एंड वाइंडिंग अप। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जब आपने कंपनी को पैदा किया, टेक्निकली कंपनी को पैदा किया, ठीक है। यू नो, ये वर्ड तो सुना भाई है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का कोई दूसरा नाम बता सकता है कोई मेरे को? वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अच्छा, कंपनी को जब बंद करते हैं ना, तो उसके लिए भी एक लीगल प्रोसेस होता है। जैसे पैदा करना कंपनी को एक लीगल प्रोसेस है, इनकॉर्पोरेशन हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 1, वैसे ही कंपनी को बंद करना भी एक लीगल प्रोसेस से होता है। उस लीगल प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, 2 नाम चलता है। तो ये भी एक लीगल प्रोसेस होता है। वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वो ऊपर वाली क्लास में आता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन हमारे सिलेबस में, वाइंडिंग अप हमारे सिलेबस में खाली नाम है। तो इनकॉर्पोरेशन से लिक्विडेशन के बीच में शेयर होल्डर्स को आप क्या बोल के पुकारते हो? हाईलाइट। ठीक है। अच्छा, जब तक इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, जैसे मान लो 7 लोग मिल गए एक साथ और कंपनी बनाना चाहते हैं, तो जब तक कंपनी बन नहीं जाती टेक्निकली, तब तक उनको आप क्या बोलोगे? हाईलाइट करो। तब तक क्या बोलोगे? इनकॉर्पोरेशन के बाद उसको क्या बोलने लग जाओगे? मेंबर। ठीक है। अच्छा, कंपनी का जो बंद होने का प्रोसेस है ना, वो 2 फेजेस में होता है। लिक्विडेशन में क्या होता है कि कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है कि इस कंपनी को बंद करना है। कौन ऑर्डर पास करता है? एनसीएलटी। वो क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है कि भाई कंपनी को बंद करना है, पर अब कंपनी ऐसे बंद नहीं होती। कंपनी को बंद करने के लिए एक लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब फिर कंपनी को बंद कर देते हैं। एकदम बंद कर देना उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो लिक्विडेशन से डिसोल्यूशन के बीच में मेंबर्स को क्या बोल के पुकारोगे? बंदा वही है, नाम चेंज हो रहा है वही। शेयर होल्डर पहले बोल रहे हो कॉन्ट्रीब्यूटरी, फिर पहले बोल रहे हो सब्सक्राइबर, फिर बोल रहे हो और फिर बोल रहे हो है वही, बस नाम चेंज हो रहा है। ठीक है। जैसे अभी तुम्हारे लाइफ में जितने भी क्लोज रिलेशनशिप्स है, उनके लिए तुम क्या लगते हो? अपने मम्मी पापा के लिए तुम बेटा या बेटी हो। ठीक है। अगर तुम्हारे ब्रदर सिस्टर हैं
तो उनके लिए तुम भाई या बहन हो, अभी तो यही है। जब मैरिज हो जाएगा तो एक और नया नाम ऐड हो जाएगा ना लिस्ट में, जैसे आई गॉट मैरिड, फोर ईयर्स हो गए होंगे, 4 years अगो आई गॉट मैरिड, तो मेरे लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया, आई एम हस्बैंड ऑफ समवन। फिर अराउंड 1.5 साल पहले मेरे बच्चियां पैदा हो गए तो आई बिकेम फादर ऑल्सो। तो बस इंसान तो वही है, एक्स्ट्रा नाम लगते जा रहा है, ठीक है। सबसे कॉमन नाम कौन सा है? ठीक है, मेंबर। आर वी क्लियर ऑन दिस? बंदा वही है, शेयर होल्डर, उसको आप अलग अलग नाम से पुकार रहे हो अलग अलग स्टेज पे। टॉपिक 3, क्या लिखा है सबसे पहले हमारे सामने? कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कितने सेक्शंस हैं? 470। सीए वालों के कितने सेक्शंस है? 1 से लेके, तुम सीए हो तो तुम वही लिखोगे, और तुम सीए में तो तुम लिखोगे 1 से 122 प्लस 149 से 205, ठीक है। जो जिस चीज का वो वही लिखे, ठीक है। एक्ट के अंदर क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। एक्ट के अंदर क्या होता है? सेक्शंस विच कंटेन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कि ये मेन काम है, पर उस काम को करना कैसे है वो कहां लिखा रहता है? रूल्स में। तो एक्ट कंटेन्स द प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन्स द प्रोसीजर्स। कंपनी लॉ के अंदर हम लोग बहुत सारे फॉर्म नंबर पढ़ेंगे, वो सारे फॉर्म नंबर्स कहां दिए हुए हैं? रूल्स के अंदर। एक्ट में मेन बात है और रूल्स में क्या है? प्रोसीजर है। क्लियर है ये? ठीक है। थर्ड, नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? लीगल अनाउंसमेंट। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? क्लैरिफिकेशन। केस लॉ का मतलब डिसीजंस ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल। अब मैं यहां पर एक बार रुकूंगा एंड आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। कुछ सवाल है, बात करते हैं। तुम लोग सबने अकाउंट्स में बैलेंस शीट पीएल बनाया है? शेड्यूल नंबर बोलो। अबे शेड्यूल नंबर बोलो। 3 है ना? इतना सोच क्या रहा है? बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट क्या है? शेड्यूल। वो शेड्यूल 3 किस कानून के अंदर है? कंपनीज एक्ट। मेरा तुमसे अगला सवाल है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 7 शेड्यूल्स में से कुछ शेड्यूल्स तो इस बैच में मैं बता दूंगा और कुछ शेड्यूल्स अलग हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कुछ इसी में आएंगे। एक तो तुम जानते हो, उसका सम्स किया है तुमने, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट एंड पीएल, ठीक है। यू नो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, नाम तो मालूम ही है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल 1। क्लियर है? डेप्रिसिएशन समझते हो? डेप्रिसिएशन का शेड्यूल कौन सा है? बैलेंस शीट पीएल का शेड्यूल कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कौन सा है? 6। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन सा है? 6। कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है शेड्यूल 4। मैनेजरियल रेम्युनरेशन शेड्यूल 5। एक जो तुम्हारे सिलेबस में वो है शेड्यूल 7, सीएसआर। सीएसआर का फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेड्यूल 7। तो शेड्यूल्स भी एक्ट के अंदर होता है। 470 सेक्शन जब खत्म होते हैं ना, उसके बाद ये शेड्यूल्स स्टार्ट होता है, ठीक है। मेरा अगला सवाल तुमसे, सर्कुलर्स, देख इसको लेके ना बहुत सारा गलत फहमी फैला हुआ है, तो मेरे को ठीक करना है। सवाल है, सर्कुलर ये दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है यहाँ पे? सर्कुलर्स गवर्नमेंट जब इशू करती है तो डिपार्टमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए होता है कि पब्लिक के लिए होता है? ये नाम दिख रहा है आपको, सर्कुलर। एमसीए जो सर्कुलर निकालता है वो सर्कुलर एमसीए के अपने कर्मचारियों के लिए कि जनता के लिए कि बोथ? मैं बता रहा हूं, इसका बहुत सारा गलत फहमी फैला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर्कुलर इज फॉर इंटरनल डिपार्टमेंट यूज, ठीक है। गलत है।
सर्कुलर अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ सर्कुलर्स ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट के इंटरनल यूज के लिए होते हैं, कुछ सर्कुलर्स पब्लिक के लिए होते हैं, और कुछ सर्कुलर्स दोनों के लिए होते हैं। तो आप कभी भी इस तरह का ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दोगे कि सर्कुलर सिर्फ इंटरनल है, कि सिर्फ एक्सटर्नल है, या सिर्फ बोथ है। नहीं, ये डिपेंड करता है वो सर्कुलर किस चीज पे है। कोई सर्कुलर सिर्फ इंटरनल होता है, कोई सिर्फ एक्सटर्नल, कोई बोथ होता है। आर यू क्लियर ऑन दिस? ठीक है, बहुत सारी गलत फहमियां फैली हुई हैं और मतलब वो सब दूर करना जरूरी है। आर वी ओके विद दिस? यहां तक क्लियर है? ऑर्डिनेंस का औकात कहां पर आता है बताओ तो? वेरी गुड। चौथा पॉइंट, कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखा है। ट्राइब्यूनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, न्यायाधिकरण। बड़ा लंबा गंदा सा नाम है पर बोलते ट्राइब्यूनल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोर्ट एंड अ ट्राइब्यूनल? ट्राइब्यूनल बनता है सिर्फ किसी स्पेशल स्टैट्यूट के केसेस के लिए। ट्राइब्यूनल में हर केस, हर देखो, आप जब अदालत में केस करते हो ना तो इट इज अंडर सम कानून। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तुम जा रहे थे रास्ते में, तुम्हारा दुश्मन आया चक्कू लेके, छुरा लेके लंबा वाला, और आया और तुम्हारे पेट में हल्का सा ठुश करके चला गया, बोला होली है, और चला गया। ठीक है, तुम केस करोगे उस पर, पुलिस के पास जाओगे? अभी तुम अदालत में नहीं जाओगे, ये क्योंकि क्रिमिनल मामला हो गया तो पुलिस में जाओगे। तो ये जो मुकदमा या जो भी कंप्लेन या शिकायत हो रही है, ये किस कानून के अंतर्गत हो रही है? IPC, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के अंदर हो रहा है ये, समझ रहे हो? ठीक है, तो कोई भी जो आप शिकायत करते हो, केस करते हो, इट इज अंडर सम एक्ट कि ये कानून तोड़ा गया, मैं इसका केस कर रहा हूं। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ना हर कानून जा सकता है, लेकिन ट्राइब्यूनल सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेशल कानून के लिए बनता है, उसमें उसी स्पेशल कानून के केसेस जा सकते हैं। आर वी ओके विद दिस? हाइलाइटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब सर नीचे देखो, यहां पे दो नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? एक बार प्लीज जोर से तुम लोग बोल दो। NCLT फुल फॉर्म। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन ना तुम लोग कहीं लिख लो ऐसे। ट्राइब्यूनल, क्योंकि अक्सर क्या होता है वो भूल भूल निकल जाता है, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल, तो वो गलत है। इट्स प्रोनाउंस्ड एज ट्राइब्यूनल। ठीक है, नाउ अंदर मैंने दो नाम लिखे हैं, एक है NCLT और नीचे और एक क्या है? NCLAT। फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। द वर्ड एपेलेट कम्स फ्रॉम अपील। किससे आया है वर्ड? तुम्हें जब मुकदमा करना है तो तुम पहले मुकदमा कहां करने जाओगे? NCLT में कि नेक्लैट में? पहले मुकदमा कहां होगा? NCLT में। अच्छा, NCLT में तुम्हारे खिलाफ आ गया जजमेंट, तो तुम उस जजमेंट के खिलाफ अपील करोगे, कहां जाके करोगे? नेक्लैट। तो ओरिजिनल केस कहां फाइल होता है? NCLT की नेक्लैट? हम बोलते हैं उसको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अच्छा, नेक्लैट में सीधा केस हो सकता है क्या? नहीं सर, नेक्लैट में तो सर अपील जाएगा। NCLT में आप हारोगे, आप अपील कर सकते हो। तो नेक्लैट का कौन सा जुरिसडिक्शन है? अपील से आया एपेलेट, तो नेक्लैट का जुरिसडिक्शन को बोला जाता है एपेलेट जुरिसडिक्शन, कि वहां अपील होने पे आप जाते हो, और NCLT का डायरेक्ट आप जाते हो, तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, जस्ट एक जानकारी के लिए, NCLT कौन से कानून का केस हैंडल करता है? एक तो कॉमन सेंस है, तुम अभी पाक से बोल दोगे कंपनीज एक्ट, ये तो है ही। और एक बहुत बड़ा कानून है जिसका नाम है IBC कोड 2016। हाइलाइटर, ये नाम याद रहना चाहिए, ये नाम याद रहना चाहिए, ये नाम सिलेबस में बार बार आएगा। फुल फॉर्म क्या बोलो तो?
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आज के दिन मैं आपको बता देता हूं फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज, एनसीएलटी में 80 to 90% केसेस आईबीसी के जाते हैं, कंपनीज एक्ट के नहीं जाते। नाम में भले ही कंपनी लॉ होता होगा, पर 80 to 90% केसेस एनसीएलटी में किसका जाता है? आईबीसी कोड का जाता है। बहुत फेमस हो गया ये, बहुत फेमस, महा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ठीक है। और नेकलेट में क्या जाता है? सर एनसीएलटी में केस हार गए तो आप नेकलेट में अपील, और नेकलेट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, एकदम सच है। इंडिया में ना डबल अपील का सिस्टम है। क्या है? डबल अपील का सिस्टम है। एक अदालत में आप हार गए तो फर्स्ट अपील, उसमें भी हार गए तो सेकंड अपील, ये सिस्टम है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, जैसे ट्राइब्यूनल यहां पे है, और भी कई जगह पे ट्राइब्यूनल है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए देश में बहुत सारे कानून है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर एनवायरनमेंट को लेके कोई केस होता है तो वो जाता है मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं खाली, एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। कितने जन नाम सुने हैं? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तुम कभी भी कोई नेशनल ज्योग्राफी की सबका डॉक्यूमेंट्री देख रहा होगा ना, बीबीसी वगैरह का, जहां पे पर्यावरण को लेकर कुछ बोला है, वहां पे नाम आएगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो एनवायरमेंट लॉ तोड़ोगे तो कहां केस होगा? एनजीटी। इनकम टैक्स का केस कहां होता है? आईटीएटी, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल। पर एक दिक्कत है मुझे। क्या दिक्कत है? आईटीएटी का नाम फुल फॉर्म क्या बोला? इनकम टैक्स, वो तो ठीक है। एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी कि सर आईटीएटी डज नॉट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इट हैज व्हाट जुरिस्डिक्शन? एपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो आईटीएटी में तो अपील हो रहा है, तो ओरिजिनली केस कहां हुआ है? दिमाग खराब है, एनसीएलटी कौन बोल रहा है भाई? मैं इनकम टैक्स की तुलना कर एनसीएलटी में आ गए। इनकम टैक्स में ओरिजिनल केस किसके पास होता है? सीआईटी के पास, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। किसके पास होता है? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया और वो जो मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर है उसने असेसमेंट करके कुछ गलत सच बता दिया, तो मैं केस करूंगा। मेरा पहला केस होगा सीआईटी के पास। सीआईटी का फुल फॉर्म कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब उसने भी मेरा साइड नहीं लिया, अपने वाले बंदे का ले लिया, तब मैं अपील किधर मारूंगा? आईटीएटी, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल। बिकॉज वो एपेलेट है तो उसका एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। डायरेक्टली आप आईटीएटी में केस नहीं करते। आर वी ओके विद दिस? कोई डाउट? मेरा तुमसे एक सवाल है लास्ट। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है बताओ? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या एपेलेट जुरिस्डिक्शन? कि दोनों? दोनों। हाई कोर्ट में ओरिजिनल भी होता है कुछ केसेस, और कुछ केसेस अपील होके भी जाता है, तो दोनों जुरिस्डिक्शन है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे सामने? केस लॉ। केस लॉ मैं पढ़ाऊंगा एक दिन, आज खाली हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूं। सुनो, मैं एक व्यक्ति के खिलाफ केस कर रहा हूं, ठीक है। मैं एक व्यक्ति के खिलाफ केस कर रहा हूं, तो जो बंदा कोर्ट में जाके केस करता है किसी दूसरे के खिलाफ, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं? हाइलाइटर। अच्छा, मैंने जिसके खिलाफ मुकदमा किया उसको क्या बोलते हैं? रेस्पोंडेंट, क्योंकि वो रिस्पॉन्स करेगा, या डिफेंडेंट की वो अपने आप को डिफेंड करेगा। तो जो केस करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, जिसके खिलाफ करता है उसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। आर वी ओके विद दिस? जो जजमेंट आएगा अदालत का, उस जजमेंट को कहते हैं केस लॉ। हमारे सिलेबस में केस लॉज है। मैं अपने इस पूरे बैच में अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 केस लॉज पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं याद रखने के लिए सिर्फ 3-4 ही बोलूंगा। पढ़ाऊंगा बहुत सारा, पर एक होता है ना नाम याद कर लो, मैं 3-4 जगह बोलूंगा, याद करना है, ठीक है। ऊपर कर दें। लीगल साइटेशन। लीगल, ये क्या होता है? सुन लो, ये नई चीज है, मतलब तुम्हारे लिए नई चीज है, इधर ध्यान से सुनो। जब हम लोग कोई केस लॉ पढ़ते हैं ना, ब्रेक के पहले आखिरी टॉपिक है, इसके बाद मैं ब्रेक देने वाला हूं, ठीक है। जब हम लोग कोई केस लॉ पढ़ते हैं तो तुम देखोगे वो इस तरह से लिखा रहता है। ये पढ़ो क्या लिखा है? रमन वर्सेस राजू, AIR, ऑल इंडिया रैंक नहीं है, 9/2011 373 SC। इस पूरी चीज को बोलते हैं साइटेशन। क्या बोलते हैं? तो भैया इतना लंबा तुमको याद नहीं रखना, हमको कितना याद रखना है? रमन राजू, बस। हमको कितना याद रखना है एग्जाम के लिए? रमन वर्सेस राजू। लेकिन पूरा नाम जो होता है उसको बोलते हैं लीगल साइटेशन, वो इतना लंबा होता है, स्टूडेंट को लगता है सर ये है क्या? मैं बता देता हूं, सुन लो। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारी फेमस
पब्लिकेशन हाउसेज हैं जो अदालत में जितने भी कोर्ट केसेस आते हैं ना, सारे जजमेंट्स को कंपाइल करके बुक पब्लिश करते हैं। ऐसे पब्लिकेशन कंपनियों को कहा जाता है लॉ रिपोर्टर। क्या कहा जाता है? लॉ रिपोर्टर। लॉ रिपोर्टर इज बेसिकली अ बिग पब्लिकेशन हाउस जो हर महीने अदालत से निकलने वाले सारे जजमेंट्स को कंपाइल करके बुक बना के बेचता है। समझ लो बात को? इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम सुने हो? इलाहाबाद हाई कोर्ट एक AIR क्या करता है, हर महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जितने भी जजमेंट्स आते हैं उनको कंपाइल करता है फिर बेचता है। तो इलाहाबाद ये AIR को अपने कहते हैं लॉ रिपोर्टर। इट्स अ पब्लिकेशन कंपनी। AIR का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रिपोर्टर। ये रहा। जब अदालत में वकील लोग लड़ाई करते हैं ना, तो वकील लोग जज के सामने पुराने केस लॉ को कोट करते हैं कि पहले भी सर ऐसा ही केस हुआ था, उसमें जज ने ये बोला था, तो आपको भी यही बोलना चाहिए, मतलब लाइक दैट। ओके, तो जज पूछेगा ना कि कहां मिला, ये दिखाओ, रेफरेंस दिखाओ, तो पूरा रेफरेंस देगा। रमन वर्सेस राजू, AIR का मतलब ये ऑल इंडिया रिपोर्टर वाली किताब में मिलेगा। 9 नंबर मतलब उसका वॉल्यूम नंबर 9, जो किस साल पब्लिश हुआ था? 2011 में पब्लिश हुआ था। पेज नंबर कितना है? 373। कौन से कोर्ट का जजमेंट है? SC का मतलब तो सर लीगल साइटेशन के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? व्हाट आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ अ लीगल साइटेशन? नंबर 1 बोलो सर। हमको बस यही याद रखना होता है, पार्टीज का नाम, ठीक है? सेकंड, वो कौन सा जर्नल है AIR कंपनी का, वॉल्यूम नंबर, ईयर, पेज नंबर एंड कोर्ट। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेज जो सेम कोर्ट का जजमेंट दे रहे हैं? अरे नहीं हो सकता क्या? पब्लिकेशन कंपनी भारत में एक ही कि बहुत सारा है? तो AIR वाले का कोटेशन ऐसा है, यही रमन वाला, रमन वर्सेस राजू, अगर कोई दूसरा जर्नल में रिपोर्ट होगा तो उसका अलग पेज नंबर होगा ना। तो देखो जरा कंपेयर करो, रमन राजू AIR में पब्लिश हुआ है, ये किस में पब्लिश हुआ है? देखो SCC का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट केसेस। ऊपर 9 नंबर वॉल्यूम था, नीचे कितना नंबर वॉल्यूम है? साल तो सेम होगा, वो तो अलग हो नहीं सकता सर, 2011, ठीक है? पेज नंबर उसका 373, इसका पेज नंबर 292। सुप्रीम कोर्ट चेंज हो नहीं सकता, वही रहेगा। तो एक ही जजमेंट का अलग अलग साइटेशन पॉसिबल है कि नहीं है ना? बस ये तुम्हारे एक रेफरेंस के लिए बताना था। बाकी हमको सिर्फ पार्टीज के नाम से मतलब, हमको और पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर आफ्टर अ ब्रेक, ठीक है? ब्रेक में जाने के पहले याद दिला दूं प्लीज भाई, ब्रेक का मकसद क्या होता है? यू रिचार्ज योर माइंड। 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, रिचार्ज करो, वापस आओ, ताकि बैलेंस क्लास बहुत अच्छे से याद कर सको, ठीक है? कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? बोर्ड पर टॉपिक नंबर 7, गवर्नमेंट के 3 विंग्स होते हैं फॉर लीगल पर्पसेस। गवर्नमेंट के कितने विंग्स होते हैं? 3। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, लॉ कौन बना रहा है? मार्क करो, बंद है देख, ठीक है? सेकंड एग्जीक्यूटिव, कंपनी लॉ कौन एनफोर्स करता है? खाली हम कंपनी लॉ की बात करें, कंपनी लॉ कौन एनफोर्स करता है? MCA। अच्छा MCA ना दोनों जगह आएगा, याद है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन बनाता है? तो MCA के पास भी तो थोड़ा बहुत लेजिस्लेटिव पावर है, तभी तो वो रूल्स बना रहा है ना। तो MCA दोनों जगह जाएगा। MCA इज लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव, करेक्ट है कि नहीं है? MCA इज मेकिंग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो थोड़ा लेजिस्लेटिव पावर तो उसके पास भी है, और एनफोर्स करने का पावर तो है, तो एग्जीक्यूटिव भी है। अच्छा तीसरा क्या लिखा है उधर? जुडिशरी। जुडिशरी कौन कौन है? यू नो द फुल फॉर्म, NCLT। अच्छा NCLT कहां पर है बताओ तो? सर बहुत सारे जगह है। NCLT अभी भारत में 15 लोकेशंस पर है। उसको हम लोग बेंचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंच, ठीक है? बेंच मतलब ऐसा बेंच नहीं, बेंच मतलब होता है लोकेशन। तो NCLT भारत में 15 बेंचेस है, और नेकलेट सिर्फ 1 दिल्ली में।
इसके अलावा होता है स्पेशल कोर्स, ठीक। नेक्स्ट, कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? एमसी का फुल फॉर्म? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अच्छा, चले गए मोदी जी। ये मिनिस्टर है, हाँ, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। स्कूल में कोई स्ट्रिक्ट टीचर होती थी ना, जिसको देख के जान निकलता था, एकदम वैसा इमेज है। देखते ही सब सन्नाटा, इसके सामने नहीं बोलना, है ना। श्रीमती निर्मला सीतारमण, इनके पास 2 मंत्रालय हैं, कौन कौन से? एमसीए एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, वेरी गुड। अच्छा, इनके नीचे एक जूनियर मिनिस्टर भी है। जो जूनियर मिनिस्टर होते हैं ना, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर नहीं होता। हेलो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर नहीं होता। मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब होता है वो सेंट्रल मिनिस्टर ही है, जूनियर मिनिस्टर है। तो इनके नीचे जूनियर मिनिस्टर कौन है? ये है, नाम पढ़ो, क्या लिखा? अरे चले गए अभी वो, उनका नाम था राव इंद्रजीत सिंह। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री दिखाए थे, ये रहा। फाइनेंस मिनिस्टर की भी मिनिस्टर कौन है? यही है, बजट इन्होंने पेश किया। इनके नीचे 2 जूनियर मिनिस्टर हैं। अब देखो क्या होता है, निर्मला जी के नाम के नीचे लिखा है यूनियन मिनिस्टर, तो सेंट्रल मिनिस्टर है। इन दोनों के नाम के नीचे क्या लिखा है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो स्टूडेंट बेचारा गलती करता है, उसको लगता है अच्छा ये लोग स्टेट गवर्नमेंट का है, कौन सा? ये पंजाब या बंगाल। ऐसा नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? जूनियर मिनिस्टर, जो मेन मिनिस्टर को असिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के। इनका मतलब क्या है? जूनियर मिनिस्टर। कौन कौन है? नाम दिख रहा है बोर्ड पे सबको? जो दिख रहा है वही है नाम, ठीक है। ये क्लियर है? मन की बात। इधर बैक टू द बुक। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ओके विथ यू? नेक्स्ट, मिनिस्टर कौन है? समझ में आ रहा है? निर्मला जी। थर्ड कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब जूनियर मिनिस्टर। चौथा कौन? अब वेट करो, दुनिया भर के गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे ना एमसीए के अंदर, उनमें से इन्होंने क्या किया? पूरे भारत को 7 रीजन में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके 7 रीजन में डिवाइड कर दिया। हर रीजन का जो हेड ऑफिसर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आरडी। फुल फॉर्म आरडी, रीजनल डायरेक्टर। कई जगहों पर अप्रूवल का काम यही करते हैं। जैसे जब मैं कंपनी में पढ़ाना चालू करूंगा तो कई जगह ये लिखा हुआ आएगा, आपको अगर ये काम करना है तो इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका अप्रूवल? मतलब इसका अप्रूवल, आरडी का अप्रूवल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा वो ऑफिसर है जो अप्रूवल देगा? आरडी, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई जगह जब मैं कंपनी में पढ़ाऊंगा वहां लिखा हुआ रहेगा कि आपको ये काम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन? मोदी जी आके अप्रूवल देंगे? कौन देगा? आरडी देगा। तुम्हारे इलाके का आरडी देगा, ठीक है। तुम जिस इलाके के, उस इलाके का जो रीजनल डायरेक्टर वो अप्रूवल देगा। आर यू ओके? कितने आरडीज हैं भारत में? 7। सब लिखा हुआ है रे, ठीक है। अच्छा, आरडी के नीचे कौन है? ये नाम सबसे ज्यादा आएगा अपने सिलेबस में, आरओ। फुल फॉर्म? इनका ये हर स्टेट में होते हैं, लगभग ये हर स्टेट में होते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं कैमैक्स स्ट्रीट जानते हो ना? एजेसी बोस रोड और कैमैक्स स्ट्रीट के जंक्शन पे एक बिल्डिंग है जिसका नाम है निज़ाम पैलेस। निज़ाम पैलेस बहुत बड़ा है, अंदर में उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है, पूरा कैंपस है। तो निज़ाम पैलेस के अंदर ये जीएसटी वाले भी बैठते हैं, एमसीए भी बैठते हैं। तो मैं उसी के दफ्तर में गया था, कोई काम था मेरा, ठीक है। तो निज़ाम पैलेस के अंदर ही आरडी भी बैठते हैं, और ईस्टर्न रीजन का जो आरडी है और बंगाल का जो आरओसी है वहीं पे बैठते हैं, ठीक है। आरओसी क्या करता है? आरओसी बैक एंड काम करता है। बैक एंड काम का मतलब क्या होता है समझो। मैं लेट अस से दिस इज अ कंपनी, आई एम अ डायरेक्टर, आई एम अ, लेट्स से एग्जांपल। तो मुझे एमसीए में कोई फॉर्म जमा करना है, तो मेरे को जाना नहीं है, सब ऑनलाइन है। मैं अपना लैपटॉप खोलूंगा,
लॉग इन करूंगा ऑनलाइन और ऑनलाइन फॉर्म जमा कर दूंगा। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। तो मेरा फॉर्म जाके एमसीए के डेटाबेस में जमा हो गया। समझ रहे हो मेरा बात? क्या नहीं समझो तो हाथ उठा देना। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं कि निजाम पैलेस में बैठा हूं? अपने ऑफिस में बैठा हूं, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है। मैं डायरेक्टर हूं, मैंने ऑनलाइन फॉर्म जमा किया अपने लैपटॉप में। तो ये जो मेरा लैपटॉप में जो एमसीए का पेज खुला हुआ है, इसको बोलते हैं फ्रंट ऑफिस। क्या बोलते हैं? फ्रंट ऑफिस। तो मैंने जमा कर दिया, वो एमसीए के सर्वर डेटाबेस में जाके जमा हो गया। अब वहां से उसको निकाल के कोई तो पढ़ेगा। जो चीज के लिए मैंने फॉर्म जमा किया कोई मकसद होगा, तो वो मकसद को पढ़ना, चेक करना, अप्रूवल करना कौन करेगा? बैकएंड का काम, आरओसी। तो आरओसी फ्रंट एंड का काम करता है कि बैकएंड का? मतलब हम जो फॉर्म ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, पीछे से उसको सर्वर से निकाल के पढ़ना, अप्रूवल देना, फलाना ढिमका करना, वो कौन करता है? समझ गए? तो उसका बैकएंड का काम है। एक समय था जब ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं होता था, तो फ्रंट एंड जाना पड़ता था, मिलना पड़ता था। अब सब ऑनलाइन हो गया, तो अच्छी बात है ना। ऑनलाइन की तो फायदे ही फायदे हैं। ऑनलाइन के तो इस मामले में एकदम फायदे। सरकारी ऑफिसर का मुंह देखने का ही मन नहीं है, एकदम भी नहीं है। 6 क्या नाम लिखा है? फुल फॉर्म रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो कैन आई से सेंट्रल इनकॉर्पोरेशन सेंटर, है ना? ये सिर्फ भारत में एक ही जगह लोकेटेड है, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। हिंदुस्तान में जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, उन सब का फॉर्म्स बैकएंड में कौन प्रोसेस करता है? सीआरसी। समझ गए? इसका बस यही काम है। कहां लोकेटेड है? एक ही जगह। तमिलनाडु में तुम बैठे हो, तुमको वहां कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है। तुमको तमिलनाडु में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो तुम इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म ऑनलाइन भरोगे। वो फॉर्म कौन चेक करेगा? तमिलनाडु का आरओसी कि सीआरसी? सीआरसी। इनकॉर्पोरेशन का सारा काम कौन करेगा? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब आप इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म जमा करते हो, तो वो जो लोकल आरओसी है वो कौन चेक करता है? सीआरसी। वही प्रोसेस करके कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है। आर वी ओके विद दिस? ठीक है। दैट वाज एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ द कंपनी लॉ। ये सब बस एक नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए रहना चाहिए, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बोलेगा सर हमको ये जो आरओसी का इतना लंबा लिखा है 6 लाइन का याद रखना, क्या नहीं रे? एग्जाम में एसे राइटिंग थोड़ा है, राइट एन एसे ऑन आरओसी, पापा है क्या वो मेरा? तो वो खाली बस एक रेफरेंस के लिए, यू डोंट हैव टू लर्न इट, बस एक ओवरव्यू होना चाहिए। 9 नंबर क्या लिखा है? फॉर्म्स एंड ई फॉर्म। मैं एक चीज समझा रहा हूं, सब कोई गौर से मेरी बात को सुनेंगे। इसको छोड़ो एक बार, मेरे को देखो इधर। कोई भी फॉर्म है, कोई भी फॉर्म, सरकारी फॉर्म नहीं, एनी फॉर्म। जैसे आज स्टूडेंट एडमिशन लेने सेंटर पे आता है तो एक फॉर्म है। अगर कोई स्टूडेंट वेबसाइट पे मेरे एडमिशन ले रहा है तो वहां पे भी फॉर्म है। ये फॉर्म का पर्पस क्या होता है? फॉर्म का एक ही पर्पस होता है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। क्या पर्पस होता है फॉर्म का? एक स्टूडेंट आया एडमिशन के लिए तो हम उसको फॉर्म देते हैं। फॉर्म का मकसद है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। अच्छा, मान लो कि मेरे पास अगर कोई फॉर्म नहीं होता और मैं स्टूडेंट को ऐसे एक ब्लैंक पेपर पकड़ा देता और मैं बोलता अपने बारे में बताओ, तो वो लिखता आई लाइक कराटे, आई लव नूडल्स। मेरे को वो सब नहीं चाहिए ना। आई वॉन्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आई डोंट वॉन्ट ऑल इंफॉर्मेशन। सो फॉर्म जब मैं बनाता हूं तो मकसद यही होता है कि जो जो इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करना है वो सारा ही मैं लिख के दूं और वो सारा वो भर के दे दे मुझे। यू वॉन्ट टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, रैंडम इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सो अब फिर से मैं बोल रहा हूं, एक नया लाइन सुन लो। फॉर्म का पर्पस होता है टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आर वी ओके विद दिस? फॉर्म में जो जो बातें आपसे पूछी जाएगी आप वही तो लिख के दोगे ना। तो हम आपसे सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं। हर फॉर्म का यही मकसद होता है। आर वी ओके विद दिस? जैसे हम सरकार के पास इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं, जीएसटी रिटर्न जमा करते हैं, तो उसका एक फॉर्म बना रखा है ना सरकार ने। तो सरकार को आपसे क्या चाहिए? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जो फॉर्म ऑनलाइन जमा होता है उसको हम कहते हैं ई फॉर्म या डिजिटल फॉर्म। क्या कहते हैं? ई फॉर्म या डिजिटल फॉर्म। सरकारी फॉर्म जितने भी जमा होते हैं सब के सब ई फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजिटल फॉर्म। और जो फॉर्म ई फॉर्म नहीं है, जो फॉर्म
ई फॉर्म नहीं है, इसका मतलब वो सरकार के पास जमा नहीं करना, वो फॉर्म में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको भर के अपने ऑफिस में रख के रखना है। कंपनी लॉ जब मैं पढ़ाऊंगा बहुत सारे फॉर्म नंबर सिखाऊंगा, इनफैक्ट मैंने अपेंडिक्स भी डाल रखा है, एक लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, देयर आर फॉर्म्स, हर चैप्टर में भर भर के फॉर्म्स है। इनमें अमेंडमेंट हुआ है, जनवरी में बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया था रूल्स के अंदर, बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह चेंज हुए हैं। तो ये जो बुक आप देख रहे हो एकदम अमेंडेड अपडेटेड है फॉर नवंबर 3, सारा इसमें वो अमेंडमेंट सब डाला हुआ है, ठीक है। तो कंपनी लॉ में 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं, एक होते हैं नॉट ऑनलाइन फॉर्म, मतलब वो फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको वो भर के डिटेल अपने ऑफिस में रख के रखना है, वो जमा नहीं होता। और दूसरा कैटेगरी है ई फॉर्म, मतलब ये ऑनलाइन फॉर्म भर के आपको जमा करना है, जो एमसीए के सर्वर में जाके जमा हो जाएगा। आर वी गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। फॉर्म का मकसद क्या होता है? कलेक्ट इंफॉर्मेशन अंडर स्पेसिफिक फील्ड्स। तो और तुम देखते हो अक्सर ऐसे डिब्बा डिब्बा बनाया हुआ रहता है ताकि तुम अपना नाम पूरा खोल खोल के लिख सको, है ना, ताकि उनसे कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। तो पर्सन ने अपना नाम फिल कर दिया। सेकंड, बेनिफिट्स क्या होता है? ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड, नथिंग इज, हमको जो जो इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए हमने वो फॉर्म में लिख दी है, तो आप वो भरोगे ही, तो इससे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मांगना मैं भूलूंगा नहीं, करेक्ट। सेकेंड, ऑल कंपनीज हैव टू मेंटेन सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सरकार ने अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग फॉर्म निकाल रखा है कि सबके लिए एक ही फॉर्म है, सबके लिए, तो सबसे सेम इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इससे बैक एंड प्रोसेसिंग भी आसान हो जाएगा, है ना। आज एक बात सुनो, तुम सब ने एडमिशन फॉर्म भरा होगा, सेम टाइप का ही था ना, कि मैंने तुम लोग सबके लिए अलग अलग फॉर्म कस्टमाइज कर रखा है, सेम ही है। तो मेरे लिए जब सेम टाइप का इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक तरीके से बना के मुझे मिल रहा है, तो मेरे लिए बैकएंड में प्रोसेस करना आसान है कि नहीं है? मुझे मालूम है नाम कहां लिखा होगा, ऊपर, मुझे पता है एड्रेस कहां लिखा होगा, मिडिल में, तो आई नो इट ना, तो प्रोसेसिंग करना भी आसान हो जाता है। थर्ड, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। क्या लिखा है? ई फॉर्म्स, वो तो जो जमा होता है डिजिटल वर्जन ऑनलाइन फॉर्म, और दूसरा क्या है? ऑफलाइन फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म जमा नहीं होते, आपको बस भर के अपनी ऑफिस में रख के रखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट 10 नंबर, सेक्शन, सब सेक्शन एंड क्लॉज। एक्चुअली ना ये लॉ की क्लास है बोल के मैं लॉ में ये पढ़ा रहा हूं, पर सच्चाई ये है कि ये इंस्टीट्यूट की किताब में, लॉ के सिलेबस में नहीं है, ये आपको इंस्टीट्यूट की किताब में इनकम टैक्स बुक में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये कंपनी लॉ के बुक में नहीं है, पर क्या है कि ये है लॉ का ही टॉपिक, इसीलिए मैं लॉ में इसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। सेक्शन क्या होता है ये तो सबको ही समझते हैं, क्योंकि चाहे इनकम टैक्स एक्ट बोलो चाहे कंपनीज एक्ट बोलो, दोनों है तो एक्ट ही ना, और एक्ट के अंदर जितनी भी बातें होती है वो सेक्शन बाय सेक्शन लिखी हुई रहती है। सेक्शन नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट सेक्शन नंबर क्या है कंपनी लॉ में? 470। तो सेक्शंस में लिखी है। सेक्शन के अंदर की जो बातें हैं, ठीक है, वो भी उसमें भी ब्रैकेट में लिखा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं सब सेक्शन। क्या कहते हैं? सब सेक्शन। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं क्लॉजेस। लेट मी गिव यू एग्जांपल। ठीक है, एक बार इधर बोर्ड पे गौर से देखना, ठीक है। कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, खाली बस देखो एक बार। ये क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक इनकम टैक्स को पर्टेन करता है, इसीलिए इसमें इनकम टैक्स के एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे हैं कंपनी लॉ के कंपैरिजन में।
कॉपी नहीं करना, बस खाली ताक लो एक बार। पहला सवाल, ये दो अलग अलग सेक्शन है कि एक ही सेक्शन है? अलग अलग सेक्शन है। वो जो 40A लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं है। एक होता कि मैं ऐसे लिख के देता, क्या मैंने ऐसे लिखा है? अगर मैंने ब्रैकेट में लिखा होता तो मतलब वो 40 का हिस्सा होता, पर ये ब्रैकेट में नहीं है। ये एक्चुअली एक अलग सेक्शन है। देखो कानून तो बन जाता है, पर बार बार अमेंडमेंट्स चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अब सपोज सरकार को कोई एक नया सेक्शन डालना है और वो बिलोंग करता है उस रेंज में, तो सरकार वहीं पे उसको घुसा देती है, एक उसमें अल्फाबेट जोड़ के एक नया नंबर बना देती है 40A। तो ये दोनों ही सेक्शन है, कोई भी सबसेक्शन या क्लॉज नहीं है। अच्छा ठीक है, यहां तक नॉर्मली किसी भी सेक्शन में अगर ऐसे लिखा हो, इनकम टैक्स में ये होता नहीं, 40 के अंदर 1 2 नहीं है, पर जस्ट अगर मान लो कि नॉर्मली किसी भी सेक्शन के बाद ब्रैकेट में एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, तो इस 1 2 3 को हम क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। क्या बोलते हैं? 1 2 3 को सब सेक्शन। और अगर ऐसे लिखा हो तो नंबर नहीं लिखा है सर, अल्फाबेट लिखा है, छोटा अल्फाबेट, 40 का छोटा है, 40 का छोटा भी, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। 40 क्लॉज है, 40 क्लॉज भी, ठीक है। लेकिन कभी कभार बड़े रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि नंबर है, नंबर के बाद ब्रैकेट में भी नंबर ही है, पर इस नंबर को अपने सब सेक्शन नहीं बोलते, अपने इसको बोलते हैं क्या? क्लॉज। ऐसा कभी कभी होता है। नॉर्मली ब्रैकेट में जब अल्फाबेट रहता है ना तो उसको क्लॉज बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ब्रैकेट में जो नंबर होता है उसको भी क्लॉज बोला जाता है। अब हमें सर कैसे पता चलेगा कि ब्रैकेट में जब नंबर है उसको सब सेक्शन बोलना है कि क्लॉज बोलना है? अगर ये आपस में अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, सेम मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, ये एक अलग ही टॉपिक बोल रहा है, ये एक अलग ही टॉपिक बोल रहा है, तब फिर ये क्लॉज है। Clauses are independent of each other. I repeat, clauses are independent of each other. Whereas subsection numbers are connected, they speak on the same topic. Subsection numbers are connected and they speak on the same topic, but clauses are separate. इन अलग अलग मुद्दे पे। अक्सर क्या होता है, सेक्शन 2 किस पे होता है? डेफिनेशंस। मैं दिखा रहा हूं, इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा है, कंपनी लॉ में सिर्फ एक ही जगह है। डेफिनेशंस बहुत लंबा सारा है, 2 का 1 2 का 2 ऐसे बहुत सारा चल रहा है। तो डेफिनेशंस में सेक्शन नंबर 2 के बाद ब्रैकेट में जो आप लिखते हो उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। क्योंकि डेफिनेशन सेम चीज का है कि अलग अलग चीज का है? अलग अलग चीज का है। ये कौन सा हेडिंग है? एग्जेम्पशंस। मतलब इनकम टैक्स में बहुत सारे एग्जेम्पशंस है, उनका जो मदर सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 10 है। 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, फलाना ढिमका। ये जो 10 का 1, 10 का 2 है, ये सब अलग अलग तरह के एग्जेम्पशन, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो बताओ 10 का 1, 10 का 2 को क्लॉज बोलोगे कि सब सेक्शन? क्लॉज। एग्रीकल्चरल इनकम 10 का 1 एग्जेम्प्ट होता है ना, 10 का 1 है वो, समझ रहे हो? ऐसे वो पूरा अलग अलग है। तो इनकम टैक्स में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां ब्रैकेट में जो नंबर होता है उसको सब सेक्शन नहीं क्लॉज बोलते हैं, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। पर कंपनी लॉ में ऐसा सिर्फ एक ही जगह है, वो है डेफिनेशंस में। मत सर्कल मत करना, कंपनी लॉ में ऐसा सिर्फ कहां पर होता है? डेफिनेशन में। कंपनी लॉ में बाकी सब जगह ऑलमोस्ट इट इज ब्रैकेट में अगर कोई नंबर लिखा है तो वो सब सेक्शन है, केवल सेक्शन 2 छोड़ के। सेक्शन 2 में जितने भी डेफिनेशन होते हैं वो अलग है। जैसे इधर बोर्ड पे देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 1 किस चीज का डेफिनेशन है? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस सुने हो? प्रोस्पेक्टस कहां काम आता है? आईपीओ, पब्लिक इशू, आईपीओ में। तो प्रोस्पेक्टस का एक पर्टिकुलर टाइप है अब्रिज्ड। अब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट, ब्रीफ, ठीक है। सेकंड, सेक्शन 2 का 2, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 2 किस चीज का डेफिनेशन है सर? ये तो तुम जानते हो। अब ये दोनों का कोई आपस में तालमेल है? कहां अब्रिज प्रोस्पेक्टस कहां? तो ये 1 और 2 कनेक्टेड है कि नॉट कनेक्टेड?
इंडिपेंडेंट, तो इनको क्लॉज बोलते हैं। तो कंपनी लॉ में ये वाला जो चोचला है ना, ये सिर्फ डेफिनेशन में आता है, इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट की किताब में इनकम टैक्स की बुक में दिया हुआ है, कंपनी लॉ की बुक में ये नहीं है। आर यू ओके विद दिस? हाईलाइट कर लो। बस ये डिब्बे में जो हाईलाइट कर लो। क्लियर है? अच्छा, ये बस ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो भी मैंने पढ़ाया, ये एग्जाम के लिए कि रेफरेंस के लिए? क्या तुमसे एग्जाम में जीवन में कोई कभी पूछेगा कि सबसेक्शन क्या है, क्लॉज क्या है? ये खाली ड्रामा है। इनफैक्ट इतना तो हम बोलते ही नहीं, हम तो सीधा बोलते हैं 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3। कौन इतना बोलेगा बैठ के? अगर मैं तुमसे आज पूछूं सिंपल, ठीक है, कि व्हाट इज योर नेम, तो तुम अपना नाम बताओगे ना, कि वो बचपन वाला ज्ञान चालू करोगे, माई नेम इज समथिंग समथिंग। तो इतना लंबा कोई बोलता नहीं है, सब फटाफट बोलते हैं 10 का 1, 10 का 2, 2 का 1, 2 का 2। ठीक है, तो ये बस ज्ञान एक बार सुना सुना निकाल दो, कोई काम का ज्ञान नहीं है। इसको बोलते हैं कॉस्मेटिक ज्ञान। कॉस्मेटिक ज्ञान वो होता है ना जो चमकाने के लिए तो सही है पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उस तरह का ज्ञान है। चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स हमारा खत्म होता है। टर्न। पहला चैप्टर क्या नाम? इनकॉर्पोरेशन एंड फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी। 1% कंपनी में अमेंडमेंट आ चुका है, सब जानते होंगे। ठीक है, बहुत सारा अमेंडमेंट्स आ चुका है। 1% कंपनी जब मैं पढ़ाऊंगा तब उस पर चर्चा करूंगा, अभी नहीं, अभी तो मैं लाइन से चलूंगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है, इधर देखो, जैसे सपोज ये अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो चैप्टर के बिगिनिंग में यू विल हैव अ टॉपिक शीट। ठीक है, जैसे ये अपना चैप्टर चालू हुआ, ये बगल में देख रहे हो, इसको बोलते हैं टॉपिक शीट। लिखते जाओ, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, ये तमाम तरह की चीजें सीखने वाले हैं। तुम्हारे सामने लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, सेक्शन नंबर, और राइट साइड में क्या लिखा है, वो सेक्शन किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ओके, एक अक्सर डाउट जो स्टूडेंट के जहन में आता है कि सर आर वी सपोज टू लर्न द सेक्शन नंबर्स? अरे यू आर सपोज टू लर्न एवरीथिंग इन लाइफ, बट कैन यू? नो। क्या सेक्शन नंबर एग्जाम लिखने चाहिए? हाँ, नंबर में तो फर्क पड़ेगा। तुम इंस्टीट्यूट का कोई भी आंसर डाउनलोड करोगे, उसमें तो पूरा सेक्शन नंबर, क्या वो तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज पूरा घुस के लिख के देंगे। अरे तो उनके बाप का क्या जा रहा है, वो तो किताब खोल के आंसर बना रहे हैं ना। तुम थोड़ा ओपन बुक एग्जाम देने जा रहे हो, किताब खोल के लिखोगे, बना तो तुम भी लिख देते हर चीज का सेक्शन नंबर। तो सारे सेक्शन नंबर तो याद नहीं रहेंगे, पर कम से कम जो मैं स्टार करूं वो याद रहने चाहिए। जिन सेक्शन नंबर में मैंने ब्रैकेट में स्टार डाला है, कम से कम वो नंबर्स कोशिश करना याद रखे। सारे नहीं याद रहेंगे, मैं पहले बोल रहा हूं। ओके, एक बार ऊपर से लाइन बाय लाइन चलते हैं। सेक्शन 1 फालतू है पर अंदर है, पढ़ाऊंगा। सेक्शन 2 किस चीज पे है? अब सारा डेफिनेशंस क्या हम लोग चैप्टर 1 में सीखेंगे कि तोड़ तोड़ के? सर जो डेफिनेशन जिस चैप्टर का है उस चैप्टर में सीखेंगे। येलो या ऑरेंज, पिंक, जो भी है तुम्हारे पास। मैं जब बोर्ड पे येलो हाईलाइट करता हूं, इसका मतलब मेरे लिए वो लेस इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन करता हूं मतलब मेरे लिए वो मोर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुम अकॉर्डिंगली अपना कलर जो भी तुमको पसंद है। डेफिनेशंस एक ही चैप्टर में नहीं, पक जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, डेफिनेशंस तोड़ तोड़ के जिस चैप्टर में जो आएगा उसमें वैसा पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि दे ट्राई टू डू ऑल द डेफिनेशंस, फिर वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, कोर्स छोड़ देते हैं, जिंदगी छोड़ देते हैं। वैसा मत करना। डेफिनेशंस हार्ड होता है तो थोड़ा थोड़ा लो, मतलब जिस चैप्टर में जो आ रहा है तब वो पढ़ेंगे। आर बी क्लियर? अच्छा, कुछ ऐसे भी डेफिनेशन है जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर को बिलोंग नहीं करते, तो वो अपेंडिक्स 1 में डाला हुआ है। कहां डाला हुआ है? एक क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में, अपेंडिक्स 1 में, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन। ठीक है, तो वो अलग से अपेंडिक्स में कवर्ड है। यहां टोटल कितने डेफिनेशन से देख के बताओ तो एक बार। 95 अपने सिलेबस में नहीं है।
हमारा सिलेबस का रेंज क्या है? सेक्शन नंबर 1 से 122, 148 ऐसे। तो हमारे सेक्शन सिलेबस से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हमको वही पढ़ने हैं, हमको पूरे 95 डेफिनेशंस नहीं पढ़ने हैं। सेक्शन 3 क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। 3A एक नया ऐड हुआ है। 4 क्या है? मेमोरेंडम। 5 क्या है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो एक अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है। सेक्शन नंबर 6 वो भी चैप्टर 3 में सीखेंगे। फिर सेक्शन नंबर 7 क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब कमाल की बात सुनो क्या है, सेक्शन 7 का नाम है इनकॉर्पोरेशन, और एक स्टूडेंट जो सोचता होगा कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी प्रोसीजर है वो सेक्शन 7 में लिखा होगा, जबकि ऐसा कतई नहीं है। प्रोसीजर्स कहाँ लिखे होते हैं? सेक्शन के अंदर कि रूल्स के अंदर? तो इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसीजर सीखना है वो तुमको सेक्शन नंबर 7 में मिलेगा कि उसके रूल्स में मिलेगा? 8 नंबर क्या है? सेक्शन 8 कंपनी। आई थिंक यू नो इट। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। जिनको नहीं पता मैं पढ़ा दूंगा बाद में, उसके ऊपर अलग से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, ठीक है। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 10 इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, वो चैप्टर 3 में मिलेगा। फिर 10A नया है। 11 ओमिट हो चुका है, मतलब हटा दिया MCA ने, डिलीट कर दिया पार्लियामेंट से। फिर सेक्शन नंबर 2 का 62, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ OPC, 1 पर्सन कंपनी, और उसके पूरे रूल्स है लंबे चौड़े, वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? OPC का सारा ज्ञान जो है ना, एक्चुअली वो रूल्स में ही है, सेक्शन में कुछ नहीं है। सेक्शन में तो खाली एक लाइन का डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ OPC? OPC इज अ कंपनी विच हैज ओनली, बस इतना सा है। तो इतने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, OPC पूरा एक क्लास है, तो सारा का सारा ज्ञान OPC का कहां दिया हुआ है? लाल रंग रूल्स में। ये रहा सेक्शन 1। रेफ का मतलब सेक्शन 1 से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला। पर सिलेबस में तो है, तो मेरे को तो बोलना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा ही ना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर एग्जाम में, आता नहीं है इससे। ठीक है, ये वही बात हो गई क्लास 6 में पहली बार जब अपने पढ़ते ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो होता है ना, साइंस पढ़ रहे थे अब तक, अब टूट के 3 हो गया। तो जब पहली बार लाइफ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन पढ़ा जाता है, व्हाट इज फिजिक्स। क्या वो एग्जाम में आ सकता है? और बकवास है, एक सब्जेक्ट को तुम डिफाइन नहीं कर सकते, उसका इतना डिमेंशंस होता है। ठीक है, तो ये वैसा ही है सेक्शन 1, उनके पास पूछने के लिए इतना मटेरियल है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वो ये पूछेंगे आगे तुमसे, क्या सेक्शन 1 में जो ज्ञान लिखा है, तो ये फालतू है, पर पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं नहीं पढ़ूंगा, कौन पढ़ेगा? जोर से कौन पढ़ेगा? हाथ उठाओ। अरे बेशर्मो, जोर से कौन रीड मार रहा है? तुम रीड करेगा जोर से? नहीं तुम, तुम रीड कर, अरे अल्टीमेटली मेरे भी आने वाला है क्या? कौन रीड कर रहा है? जोर से हाथ उठाओ। रीड करना है? फिर देख क्यों रहा है मेरे को? ये लड़का रीड करेगा, जीला नहीं, ये भी नहीं, तुम रीड कर दो। अरे ये तो बेशरम लोग हैं। तो सेक्शन नंबर 1 इधर, अच्छा मैं पढ़ रहा हूं, मेरे भी आ गया है। एक्ट का नाम क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। एक्चुअली इसको बोला जाता है शॉर्ट टाइटल, ये इसका छोटा नाम है, इसका लंबा नाम कुछ और है। तो जो हम लोग बार बार बोलते हैं ना कंपनीज एक्ट 2013, ये तो क्या है? शॉर्ट टाइटल, बोलचाल बातचीत की भाषा। इसका असली नाम, लंबा वाला नाम, लॉन्ग टाइटल क्या है? एन एक्ट टू CA, एन एक्ट टू CA, consolidate and amend the law relating to companies।
लिखो। कंपनीज एक्ट 2013 के पहले दो कानून थे, उनका नाम क्या है, बोर्ड में पढ़ के बताओ। कंपनीज एक्ट, दिस यू नो, ये तो तुम लोग से पूछा था मैंने, 1956। और एक कानून है, नाम क्या बोलो, सीका, 1985। सीका का फुल फॉर्म सिक, सिक मतलब बीमार, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, मतलब वो कंपनियां जो ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, मतलब बचने वाला नहीं है, लिक्विडेट हो जाएगा, उनके लिए एक अलग कानून था, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। तो इन्होंने जब नया कानून बनाया ना, तो इन दोनों को कंसोलिडेट कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो नया कानून है, इसमें दो अलग अलग कानून का मिक्सचर है। कौन से दो कानून का, इन दोनों का। सो दिस एक्ट इज consolidating two old laws and just consolidating them or also changing them, तो consolidate and amend। तो नया जो ये कानून है, ये दो काम करता है। क्या दो काम करता है सर, सी से, ए से, सी से, किसको कंसोलिडेट कर रहा है और किसको अमेंड कर रहा है, ठीक है। सो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, और शॉर्ट टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। इट एक्सटेंड्स टू, जम्मू कश्मीर के बारे में क्या ख्याल है सर, उस पर भी, ठीक है। वैसे भी इट इज नाउ यूटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड ले, तो उस पर एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया। कंपनी लॉ में ऐसा कुछ है भी नहीं कि जिसके लिए जेके को एक्सक्लूड किया जाए। ये कानून कब इंडिया पे अप्लाई हुआ था, ये एक साथ में अप्लाई नहीं हुआ था, ये इंस्टॉलमेंट्स पे अप्लाई हुआ था, ठीक है। 2013 की बात है, 2013 की अगस्त में प्रेसिडेंट थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 साइन किया था, और जिस दिन उन्होंने साइन किया अगले दिन से सेक्शन नंबर 1 अप्लाई हुआ हिंदुस्तान पे, सिर्फ सेक्शन नंबर 1। फिर सितंबर में नोटिफिकेशन आया था, और सितंबर 2013 में 90 सेक्शंस आउट ऑफ टोटल वर मेड एप्लीकेबल। फिर सबसे ज्यादा ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 2014 से। तो एक्चुअली में अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ ये कंपनीज एक्ट हिंदुस्तान में कब से एप्लीकेबल हुआ, तो ऐसे तो इसके अलग अलग डेट्स हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इज, इसीलिए तुम लोग पाओगे कि जितने भी रूल्स होते हैं ना, रूल्स, द कंपनीज रूल्स, वो 2014 के होते हैं। जैसे मैं तुमको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इनकॉर्पोरेशन, तो इनकॉर्पोरेशन पे इनका रूल्स है, द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, क्योंकि मैक्सिमम अप्लाई कब से हुआ था, 2014 से, ठीक है। फिर ये कंपनी लॉ किस किस पे अप्लाई करता है सर, एवरी न्यू कंपनी एंड एवरी ओल्ड कंपनी, क्या बोला, एवरी न्यू कंपनी मतलब जो 2013 के बाद बना, एंड एवरी ओल्ड कंपनी मतलब जो 2013 के पहले बना। अब यार मैक्सिमम कंपनी जो हिंदुस्तान में वो तो 2013 के पहले बना था, तो उन पे ये अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। पॉइंट नंबर ए, इट अप्लाइज ऑन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, सब पे अप्लाई करेगा ये। सर और किस पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी तो कंपनी होता है, इंश्योरेंस कंपनी भी तो कंपनी है। बैंकिंग कंपनी, सर बैंक्स, ऑल बैंक्स आर कंपनीज। इफ यू डोंट नो, मैं बता देता हूं, तुम जो भी बैंक का नाम लेते हो ना, सबके सब पब्लिक कंपनीज है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, फुल फॉर्म नहीं चाहिए, कंपनी का नाम बताओ, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, तो सब कंपनी है, सब पे अप्लाई करेगा ये। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे अप्लाई करेगा। फॉर योर नॉलेज आई विल टेल यू, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मोस्ट, नॉट ऑल। हमारे ठीक नीचे, सेंटर के ठीक नीचे देखना, उधर सीएससी का ऑफिस है, फुल फॉर्म बोलो बेशर्मो, सीईएससी का फुल फॉर्म क्या है, अरे क्या डूब के मरने का इच्छा हो रहा है क्या तुम लोग का, तुम लोग जुपिटर से आया है क्या, घर में बिजली का बिल नहीं आता तुम्हारे, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। भारत, ये बंगाल के अंदर 5 इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उसमें से केवल एक है जो प्राइवेटाइज है, वो कैलकाटा वाला, बाकी जितना भी है वो सब स्टेट गवर्नमेंट का है,
ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन सुने हो? छोड़ दो क्या हो गया मेरे को पता नहीं इधर। एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, कोई भी और कंपनी जो किसी स्पेशल लॉ में बना है, स्पेशल एक्ट से गवर्नड है वो भी। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको भारत सरकार नोटिफाई कर दे। भारत सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन लगा के बोल सकता है कि अब से ये सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स भी कंपनी लॉ द्वारा गवर्नड होंगे। ठीक, सेक्शन 1 ओवर। अब क्या स्टार्ट हो रहा है? बड़ा टॉपिक, नाम क्या है? टाइप्स ऑफ कंपनी। आज का टाइटल भी तो यही था, टाइप्स ऑफ कंपनी। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ कंपनीज। हाउ मेनी? 20। इधर देखो एक बार। नंबर 1 कंपनी। सबसे पहले मैं कंपनी का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर दूसरा डेफिनेशन क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट ऑब्लिक कॉर्पोरेशन। ये बीकॉम का बड़ा फेमस सवाल है, प्रोफेशनल एग्जाम में आजकल नहीं आता कि बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में क्या फर्क होता है। मैं बोल रहा था ना कॉस्मेटिक टॉपिक्स, इट्स लाइक दैट, बकवास। 3, 4, 5 क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, फिर लिमिटेड बाय गारंटी, फिर अनलिमिटेड कंपनी, फिर नीचे देखो ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। कुछ कुछ तुम जानते हो, यहाँ पे अपने थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक है, शायद फाउंडेशन में ये सब हल्के रूप में कराया जाता है, यहाँ डिटेल में होगा अलग लेवल पे। ठीक है, नंबर 9, नंबर 10, 11, 12, तो ये एक पैकेज है। नेक्स्ट पैकेज देखो 13 से 18, क्या क्या है सर? स्मॉल, नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉरेन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, और लास्ट क्या है? निधि एंड प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, मैं पहले तुमको ये 1920 कराने वाला हूं। ठीक है, एक बार स्टार कर लेते हैं। प्लीज मेरे साथ एक बार सब कोई नंबर याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओपीसी का डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखा है? 2 का। अभी हम लोग को लंबा लंबा नहीं बोलना है कि सेक्शन 2 क्लॉज 60, हटा दो सब बातू कहना है, सीधा बोलो 2 का। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये याद होना चाहिए। और ये याद कैसे रहेगा? पढ़ पढ़ के याद होगा। जैसे अभी एक बार दोहराए, फिर अंदर जब जाएंगे फिर पढ़ेंगे, तो ये 2-4 बार होगा, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें ऐसा कोई अलग से कोई इसके लिए तुमको मैथ्स की क्लास करने की जरूरत नहीं, प्राइम नंबर ये सब कुछ नहीं, हो जाएगा अपने आप। स्टार, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन नंबर बोलो 2 का। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 का एडिशन। ये तो पूरा पैकेज ही इंपॉर्टेंट है। एक बार नाम बोलेंगे सबको, मैं नाम बोलूंगा, तुम लोग खाली सेक्शन नंबर याद करना है, ठीक है ना? तुम्हारे पास बुक तो है ही पूरा देखने के लिए। लिस्टेड, ध्यान से देखना, ठीक है? आई कैन चेंज द ऑर्डर। लिस्टेड कंपनी का सेक्शन नंबर 2 का। क्लियर है? रैंडम ऑर्डर में बोलने जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा सावधान रहना, देख के बोलना मेरे को। स्मॉल कंपनी 2 का 85, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन 2 का, डोरमेंट या इनएक्टिव कंपनी। सर अब यहां थोड़ा डिफरेंट है, डोरमेंट कंपनी का सेक्शन 2 का समथिंग नहीं है, क्या है? तुम समझ रहे हो कहां पर है ये? 470 सेक्शन तो टोटल है, एकदम लास्ट में बैठा है ये 455। 455। अब एक सवाल कोई स्टूडेंट पूछेगा, सर ये तो 455 है ना, हमारा सिलेबस में नहीं है ना? तुम्हारा ही सिलेबस में बार बार आया है ये एग्जाम में, ऊपर वालों के आया ही नहीं है, तो ये तुम्हारा ही सिलेबस है, तो तुमको याद करना पड़ेगा। तो डोरमेंट का सेक्शन नंबर क्या है? 455। 455। आर वी क्लियर ऑन दिस? अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का, उसमें भी देखो 2 का समथिंग नहीं है, वो सेक्शन नंबर 8 है। ओके,
निधि कंपनी, ये मैं स्टार नहीं करा रहा हूं। निधि कंपनी का सेक्शन नंबर क्या है? केवल निधि कंपनी का मतलब हमें पता होना चाहिए, बाकी निधि कंपनी अपने आप में एक फुल फ्लेजेड चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में नहीं आता, वो ऊपर क्लास में आता था। फिर दूसरा कौन सा लिखा नंबर 378A, ये भी किस चीज का है? प्रोड्यूसर कंपनी। हमारे सिलेबस में सिर्फ नाम है और उसका डेफिनेशन है, पर प्रोड्यूसर कंपनी अपने आप में फुल फ्लेजेड एक चैप्टर है जो हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने ग्रीन कलर मारा है ना, वो नंबर अपने को याद होना चाहिए। और कैसे याद आएगा? वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हो जाएगा। हर चीज का निमोनिक्स नहीं बनेगा। ओके, मैं तुमको बता देता हूँ, थ्योरी याद रखने में बहुत सारी चीजें मिलके याद रखते हैं, कोई एक मंत्र नहीं है। जैसे क्वेश्चन बोला, सर थ्योरी कैसे याद रखे? तो इसका यार कोई एक मंत्र नहीं है, 10 चीजें करते हो तब होता है, 10 अलग अलग चीजें हैं और बार बार पढ़ते पढ़ते होता है। हर जगह तुम निमोनिक नहीं घुसा सकते, कुछ कुछ जगह पे निमोनिक्स में दूंगा, पर हर जगह निमोनिक से नहीं होगा। हर जगह वो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा और हो जाएगा, कोई दिक्कत ऐसे नहीं आएगी। अगर सेक्शन नंबर एग्जाम में याद नहीं रहा तो क्या करें? गलत मत लिख देना, अगर नहीं आता है छोड़ देना। ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि तुमको लिखना था स्मॉल कंपनी एज पर सेक्शन 2 का 85, अब सेक्शन नंबर नहीं है तो लिखो ही मत एज पर। कौन बोला तुमको एज पर लिखना जरूरी है? कई जन ये करते हैं कि सेक्शन नंबर आता नहीं तो हर जगह हर आंसर में शुरू ऐसे करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ सेक्शन। ऐसे ये नहीं, मतलब एक्चुअली ये नहीं लिखते, वो लोग लिखते हैं एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। भाई जो पेपर चेक कर रहा है ना वो सी नहीं है, तुम समझ लो। ठीक है, कि तुम ऐसे लिख दोगे एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो उसका ध्यान नहीं जाएगा कि ये मेरे को बैठ के बना रहा है, वो समझ जाएगा। तो डोंट डू दैट। इफ यू डोंट नो व्हाई आर यू स्टार्टिंग योर आंसर विद दैट लाइन? वो लाइन लिखना जरूरी है क्या? एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द, आपसे बात पूछिए आप बात बोलो, आपको एक तो सेक्शन नंबर मालूम, ऊपर से बोल रहे हो कि किसी शायर ने कहा था एज पर रेलेवेंट प्रोविजन, मत लिखो। बल्कि उससे क्या होता है, सामने वाला इरिटेट हो जाता है। ठीक है, मेरे एक भैया हैं, मतलब उनका नाम टाइगर है, मतलब उनका नाम टाइगर है, ही इज नॉट टाइगर। ठीक है, वो उनके पापा जो थे ना, वो मतलब देखो ना लंबा चौड़ा फैमिली, दादाजी टाइप के, काफी बड़े हैं मुझसे उम्र में, मतलब उनके तो बच्चे ही मेरी उम्र के। तो वो क्या होता है, उनके पापा घर में जितने भी बच्चे लोग होते थे उनको एक एनिमल का नाम दे देते थे। तो अपने बच्चों का नाम तो अच्छा रखा, टाइगर लायन, बाकी सबका खराब कर दिया था। ठीक है, तो टाइगर भैया एक दिन मेरे को बोले कि देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, छोटा था मैं, कोई चीज का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, बोला देखो कोई चीज का जब स्पेलिंग नहीं आया ना तो सीधा क्या करो, इंक पेन है ऐसे से कर दो, वहां पे ब्लॉट बन जाएगा। तो इससे जो पेपर चेक कर रहा है उसको क्या लगेगा कि तुमको स्पेलिंग आता होगा पर इंक गिर गया, इससे फैल गया। ठीक है, कितने, अगर मान लो एक स्टूडेंट आंसर लिख रहा है और उसको 20 चीज का 20 वर्ड्स का स्पेलिंग नहीं पता, वो तो पूरा ब्लॉट कर देगा बैठ के। और आपको ये लगता है कि एग्जामिनर को ये सब हथकंडे नहीं पता होंगे, तुम कभी भी अपने दिमाग में पूछना कि जो मैं चीप हरकत कर रहा हूं क्या वो सामने वाला गेस कर पाएगा? वो गेस कर लेगा। कई स्टूडेंट होते हैं जिनको आंसर मालूम ही नहीं है पर उनको लंबा करना है, इस साइड भी मार्जिन, इस साइड भी मार्जिन, ये क्या कर रहे हो? और कुछ तो अति महात्मा एक लाइन का गैप छोड़ के लिखेंगे। अरे वो गधा नहीं है जो पेपर चेक कर रहा है, वो आराम से पकड़ लेगा कि तुम ये सब हथकंडे कर रहे हो। तो ये सब मत करना, वो लोग और नंबर खराब कर देंगे तुम्हारा। ठीक है, यू डोंट नो द सेक्शन, यू डोंट राइट द सेक्शन, बट डोंट एवर यू राइट रॉन्ग सेक्शन नंबर। गलत नंबर सामने वाले के आंख में तुरंत चुभेगा। तुम सही नंबर लिखोगे ना वो देखेगा भी नहीं, पर गलत लिख दोगे उसको दिख जाएगा, क्योंकि वो 400-500 कॉपी चेक कर रहा है। समझ रहे हो? 400-500 कॉपी चेक करने का मतलब समझते हो तुम लोग क्या बोलते हैं? उस आदमी को एक एक आंसर का एक एक कॉमा, फुल स्टॉप, वर्ड सब कुछ रट्टा हो चुका है। तो तुम अगर 2 का 85 के बदले 2 का 86 कर दिए तो तुम सुसाइड कर लिए। उसको वो दिखेगा, पक्का दिखेगा। नहीं आता, डोंट राइट। ठीक है, और जो मैं स्टार बोल रहा हूं वो तो कोशिश करना याद रह जाए, नहीं रहे तो लास्ट रिजॉर्ट क्या है, डोंट राइट द नंबर। आर वी क्लियर ऑन दिस? 19-20 इसका डेफिनेशन है निधि और प्रोड्यूसर कंपनी का। आज मैं अपना डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करूंगा, मैं फर्दर डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। टुमारो व्हेन वी मीट नो वी विल प्रॉपरली डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, थैंक यू।